अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद। और आज हम बात करेंगे आगा साहब से। आगा हकीम साहब आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे और आपके भी सवाल जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, SMS आप करते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम नाज़िया, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। आज मौसम कुछ गर्मी का है, खासी गर्मी का है और पूरे पाकिस्तान में जो है ना इस वक्त वो गर्मी की शिद्दत जो है बढ़ती जा रही है। असल में लोग कहते हैं कि गर्मी पता नहीं बहुत होती है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर गर्मी न पड़े तो फसलें कैसे पकें? गर्मी न पड़े तो बैक्टीरिया और जरासीम कैसे मरें? इसलिए कि बैक्टीरिया जितने भी हैं, जरासीम जितने भी हैं, वो एक टेम्परेचर की हद से ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं करते, वो मर जाते हैं। वो मर जाते हैं। हाँ, जो कहते हैं ना कि कुछ खाना भी पकाएं तो हीट पे पकाएं ताकि जब वो मतलब गर्म कर दें ताकि वो गर्म हो जाए, खत्म हो जाएगा, जल बैक्टीरिया मर जाए। बैक्टीरिया मर जाएंगे। बिल्कुल। तो गर्मी उन इलाकों में शदीद पड़ती है जहाँ पर गेहूं पक रहा होता है। ओहो हो, जबरदस्त बात है, जबरदस्त। ठीक, और जब गेहूं पकता है तो ही फसल उतरती है, और गेहूं पकता है तो उसका रंग जो है वो वही होता है जो रंग आज आपने पहना हुआ है। एग्जैक्टली। तो अब आज गेहूं की बात करें, गेहूं के रंग की, और वो है जर्द रंग होता है, गोल्डन कलर होता है, बड़ा प्यारा लगता है वो जी। तो दरअसल बात ये है कि ये सोना जो हमारी जिंदगी के लिए सोना है, अगर इतनी गर्मी ना पड़े तो कभी ना पके, फसल कभी ना पके। ये गर्मी दरअसल हमारे जो माशरे में, हमारे माहौल में है, ये दरअसल उन बैक्टीरियाज को, उन वायरसेस को मारने के लिए है जो हमारी ज़िंदगी में पैदा हो गए हैं। एक हद के आगे जाके वो सब मर जाएंगे और हमारा जो पूरा माहौल है वो बैक्टीरिया फ्री हो सकता है। अच्छा। बशर्ते कि हम नया बैक्टीरिया पैदा ना कर दें। अच्छा, कोई और अब आप ये देखिए है क्या। हाँ। ज़मीन पर शदीद गर्मी हो रही है, फसल पक रही है, सारे बैक्टीरिया मर गए हैं। ज़मीन के अंदर जहाँ तक गर्मी जा रही है वहाँ तक तो सारे बैक्टीरिया मर गए हैं। उसके नीचे अगर मैंने फॉस्फेट डाली हुई है तो मैं क्या करूँ? ज़मीन तो मैंने ख़राब की है। वो जो गंदे पानी का नाला बह रहा है उसमें मैंने बहुत सारे केमिकल्स डाले हुए हैं। उस नाले का पानी अगर जहरीला हो गया है तो फिर मौसम उसके लिए क्या करे? तो जो नेचुरल एनवायरनमेंट्स है, जब मैं उससे हटकर कुछ करता हूँ तो फिर तो कुछ होगा। और जहाँ तक मैं नॉर्मल की बात करूँ, मैं नेचर की बात करूँ, तो फिर नेचर में ये तमाम चीज़ें हैं कि गर्मी जब पड़ेगी तो फिर तमाम चीज़ें सूखेंगी और जितना मेटल है वो फैलेगा। देखिए ना, मेटल हमेशा फैलेगा गर्मी से, सर्दी से सिकुड़ेगा। ज़मीन और उसका माहौल हमेशा फैलेगा गर्मी में और सर्दी में सिकुड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें हमारी नेचर के साथ हैं, और अगर हम नेचर के ख़िलाफ़ जाने की कोशिश करेंगे तो मसाइल बढ़ेंगे, और अगर हम नेचर को फॉलो करेंगे तो सारी चीज़ें ठीक होंगी। इससे तो ये भी होगा ना कि जैसे अगर केमिकल्स जमा पड़े हुए और वो एवापरेट होकर आसमान पे जा रहे हैं तो भी तो नुकसान दे हैं। जो एवापरेट होकर के आसमान पे जा रहे हैं वो बादल बन रहे हैं। और जहरीले बादल हमेशा नुकसान देते हैं। तो हमने एसिडिक बारिश होगी, ऐसा कुछ कहते हैं होता है ना। अच्छा, ऐसा कहते हैं। हम कॉलेज से बात करते हैं, इस बात को भी कंटिन्यू करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आगा मंजूर बोल रहा हूं, मैं आगा साहब से बात करना चाहता हूं। जी बात कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आगा मंजूर बोल रहा हूं। जी सवाल करें, सवाल करें। हेलो, सवाल कीजिए, सवाल। हेलो जी साहब फरमाइए। मैं आगा साहब, मेरी उम्र 78 ईयर्स है जी, और मेरा वजन तकरीबन 5 किलो है जी। लेकिन मेरे घुटनों में अभी 2008 से, यानी पहले कुछ नहीं था, लेकिन 2008 से सडनली ये दर्द शुरू हो गया। अच्छा। और वो अब राइट, सिर्फ राइट नी जो है उसमें ज्यादा दर्द होता है चलते में। ठीक। बाजू का बैठने में भी दर्द हो जाता है, वरना वैसे नॉर्मल कुछ नहीं होता। लेकर रहूं, मैं बैठूं, कुछ नहीं होगा। आपने उम्र भी बता दी और आपने वजन भी बता दिया, लेकिन कद नहीं बताया आपने। कद मेरा 5 फुट 6 इंच है। 5 फुट 6 इंच, ठीक है, थैंक यू। चलिए सही, आपको अभी आप लाइन पर रहना, हम आपको जवाब दे देते हैं ना। देखिए, बुनियादी तौर पर अगर फर्ज करें कि ये तमाम चीज़ें इसी तरह चलें और घुटनों में दर्द की
कैफियत पैदा हो जाए, तो मैं तो 2 चीज़ें एडवाइस करूँगा। सबसे पहले तो कैल्शियम एंड विटामिन D3 आप चेक कर लीजिए, इससे कि आपकी उम्र ऐसी है कि जिसमें कैल्शियम का टेस्ट ही बहुत बड़ी बात है, हो जाएगा, और अगर वो सही हो तो एब्जॉर्प्शन क्योंकि लेवल बिल्कुल ठीक है तो बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन घुटने के जोड़ों के दर्द के हवाले से मेरा जो इस बुढ़ापे में आके एक्सपीरियंस हो गया वो ये हो गया है कि फुट मैनेजमेंट अगर ठीक ना हो, अगर फ्लैट फुटेड बंदा रोजाना चल रहा हो तो फ्लैट फुट होने की वजह से जो उसके ये लिगामेंट्स हैं, ये लिगामेंट्स की मैनेजमेंट खराब होती है और घुटने के जोड़ों के दरमियान टीयर्स बनने शुरू हो जाते हैं और एक तरफ से घुटना जो है वो घिसना शुरू हो जाता है, और उस टीयर्स बनने की वजह से मसाइल बढ़ते हैं और दर्द शुरू हो जाता है, और ख़ास तौर से उठने और बैठने में। तो अगर फर्ज करें कि इसको वो ठीक कर लें इन टीयर्स को, इसका आसान तरीन हल ये है कि जैतून के तेल की हल्के हल्के से मालिश करें और नमक की टकोर करें, तो उससे आहिस्ता आहिस्ता जो मसल्स में वर्म की कैफियत है, स्वेलिंग की कैफियत है, वो कम हो जाएगी और तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, दोबारा से नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, हम बात कर रहे थे जो केमिकल वाला पानी है, अब वो ऊपर चला गया आसमानों पे, बादल बन गया, बादल बना, उसके बाद फिर एसिडिक बारिश हुई। जब वो एसिडिक बारिश होती है तो वो नुकसानदेह होती है पूरे माहौल के लिए। कहते हैं ना कि पहली जब बारिश होती है उसमें नहाना भी नहीं चाहिए, बच्चों को मना कर रहे होते हैं आजकल। तो असल बात यही है कि उसका कॉन्सेप्ट यही है, एहतियात ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि एवोपरेट होकर के ये सारे के सारे केमिकल्स गए हुए हैं, तो पहली मरतबा जब वो केमिकल आएंगे तो बच्चों को नुकसान दे सकते हैं। अच्छा, तो शायद एहतियात के तौर पर ये कि पहली बारिश में ना नहाने दें, पहली खुल के बारिश हो जाए, उसके बाद फिर शादी ठीक होंगी, ओके, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर मुझे एक चीज़ और याद आ रही है, देखिए हमारा समंदर, हम समंदर में, कराची के करीब रहते हैं, समंदर से सारी धूप के वक्त एवोपरेट होकर के पानी ऊपर जाता है। बिल्कुल। शाम होती है, ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाती है, पानी गर्म होता है, हवा तेज़ चलनी शुरू हो जाती है। दिन के वक्त पानी देर में गर्म होता है, ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है, जब हवा ऊपर चली जाती है, सुबह के बाद जो हवा चल रही होती है वो बड़ी ठंडी होती है, इससे कि वो सी एयर होती है। हाँ। तो लेकिन जो सी एयर होती है उसके अंदर जो बुखारात होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसकी वजह से सफोकेशन होने लगती है और लोगों को जो सांस की ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये तमाम नेचर है, इस नेचर को फॉलो करने के बजाय आप नेचर को डिक्टेट करना शुरू करेंगे तो सारी चीज़ें फिर ख़राब होनी शुरू हो जाएंगी। अब हमने तरक्की की, यकीनन हमने बहुत तरक्की की, सवाल ये है कि हम एक पत्थर के ज़माने में रहते थे, फिर हम लोहे के ज़माने में चले गए, फिर हम किसी और ज़माने में चले गए, तारीख हमारी इंसान केमिकल के ज़माने में आ गए। अब हम केमिकल के ज़माने में पैर के जूतों में केमिकल है, बालों के रंग में केमिकल है, कपड़ों में केमिकल है, मेरे इस्तेमाल की हर चीज़ में केमिकल है, मैं खुशबू इस्तेमाल करता हूँ उसमें केमिकल है, हर चीज़ में केमिकल है। ये दरअसल केमिकल का दौर है, तरक्की का दौर है, और ये दौर रेडियोथेरेपी का दौर है, रेडियो एक्टिव रेजेस का दौर है। रेडियो एक्टिव रेजेस वो हैं जो टेलीफोन में हैं, मैं सराहने टेलीफोन रख के सो गया हूँ, रेडियो एक्टिव रेजेस कंटिन्यूस वहाँ मौजूद हैं। रेडियो एक्टिव रेजेस से मैं बहुत अच्छे काम ले रहा हूँ, रेडियो एक्टिव रेजेस से मैं रेजेस पैदा कर रहा हूँ जो एक्सरेज में भी काम आ रही हैं, अल्ट्रासाउंड में भी काम आ रही हैं, सिटी स्कैन में भी काम आ रही हैं। लेकिन रेडियो एक्टिव रेजेस ये गुजरने वाली जो 15,000 वोल्ट का तार है इससे में भी है। अच्छा, तो ये कितनी दूर रखना चाहिए मोबाइल अपने आप से? मोबाइल हमेशा 2 से लेकर 2.5 फुट दूर रखना चाहिए। 2 से 2.5 फुट? सोते हुए वो लोग जो तकिए के पास मोबाइल रखते हैं उनको रेडियो एक्टिव रेजेस नुकसान पहुंचा सकती हैं, ये तो अपनी बात है। यहाँ मुझे एक छोटी सी बात और बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे कहनी है, रेडियो एक्टिव रेजेस जो हैं वो टेलीविजन के स्क्रीन में भी हैं। अब मैं, छुट्टियां आ गई हैं, जून का महीना शुरू हो गया है, यकीनन बच्चों की छुट्टियां हो गई होंगी, अब जो है वो बच्चे जो है वो स्क्रीन के सामने बैठे हुए वीडियो गेम खेल रहे हैं। उनकी आंखों पर क्या असर पड़ेगा, उनकी हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा, इन तमाम चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मेरा मशवरा ये है कि तय कर लीजिए कि बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटी करने दीजिए। ये जो सामने बैठ कर के बच्चे वीडियो गेम खेल रहे हैं, इसकी इजाज़त 2 घंटे से ज़्यादा अगर कोई माँ दे रही है तो अपने लिए जुल्म पैदा करे, बहुत ज़्यादा जुल्म हो जाता है। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़िया, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है। मुझे आगा साहब से बात करनी है। बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम सलाम बेटे। आगा साहब, मैंने कह रहा था मुझे मैदे में बहुत एसिडिटी रहती है, मैदे में अल्सर है मुझे ना, तो मुझे इसके बारे में बता दें। और दूसरी बात ये कि मैं आपसे, मैं रावलपिंडी में रहती हूँ, मैं कहाँ मिल सकती हूँ, कोई एड्रेस वगैरह कुछ
बता दें। चलिए सही है, भी आपको बता देती हैं। आप पिंडी जाएंगे अभी? जी मैं पिंडी में हूँ, जाता रहता हूँ बेटे। फेसबुक पे मेरी डेट्स देख लीजिए, वो बहुत आसान हल है, उसमें फिर आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, वो ले लीजिएगा। ठीक है, मैदे के लिए मैं भी दवा आपको बता देते हैं। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी देखिए, मैदे में तेजाबियत पैदा होती है फास्ट फूड से। अब फास्ट फूड वो भी है जिसका जायका फास्ट हो, यानी उसमें मिर्चें बहुत ज्यादा हों, और फास्ट फूड वो भी है जो मैं बहुत तेज खा रहा हूँ, और फास्ट फूड वो भी है जो मैं बिला तवज्जो के खा रहा हूँ, यानी मैं खा भी रहा हूँ और मोबाइल पे बात भी कर रहा हूँ, और मैं ये जो मेरी जो जहनी कैफियत है वो बटी हुई है। नतीजा ये निकलता है कि वो जो एंजाइम्स मेरे मैदे में पैदा हो रहे हैं वो प्रॉपर पैदा नहीं होते, और मुझे फिर एसिड की ज्यादती का सामना करना पड़ता है। वो लोग जो एंजाइटी के पेशेंट हैं, जो बहुत छोटी छोटी बातों पर अपने आप को फ्लेयर अप कर लेते हैं, वो लोग जो बहुत छोटी छोटी बातों को अपने दिमाग में डालते हैं और ग्राइंडर की चटनी की तरह पीसना शुरू करते हैं, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, फलाने ने ये कहा था तो ये होगा, फलाने ने कहा था तो ये होगा, वो लोग कभी भी एसिडिटी से दूर नहीं जा सकते। जहाँ तक अल्सर का ताल्लुक है, अल्सर में नाजिया होता ही है कि हमारे मैदे में क्योंकि बिल्कुल ऐसी झुर्रियाँ हैं जैसे वो 70-75 साल की बुढ़िया के चेहरे पर होती हैं, इस तरह झुर्रियाँ हमारे मैदे पर हैं। अब उस मैदे की झुर्रियों के दरमियान अगर कोई कट पड़ गया है, हाँ। और उसमें तेजाब जा रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे मैदे में होता है, तो फिर क्या तेजाब उस जख्म को तकलीफ नहीं देगा? और वो जो तकलीफ होगी वो जाहिर है कि पेशेंट हमें बार बार कह रहा है, और मैं एंडोस्कोपी करके अगर उस तकलीफ को डायग्नोस करने की कोशिश करूंगा तो शायद वो छोटा सा कट मेरी तस्वीर में ना आए, 2 मेगापिक्सल के कैमरे में ना आए, उसमें मसाइल बढ़ जाएंगे। लेकिन जो पेशेंट कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर उसको है तकलीफ, लोग अक्सर कहते हैं कि ओ ये तो पता नहीं चलता, नहीं आपको खाली गैस्ट्रो हुआ है, लेकिन हालांकि वो तकलीफ है, इसलिए कि आप डायग्नोस नहीं कर सके, ओके, आपका कैमरा नहीं दिखा सका, ओके, लेकिन जो पेशेंट कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, वही तकलीफ उसको है जो वो कह रहा है। अच्छा, अगर अल्सर हो गया तो मैं एक छोटी सी बात अर्ज करूं टोटके के तौर पर, जो दवा आप खा रहे हैं जरूर खाइए, अपनी जिंदगी को थोड़ा सा काम एंड क्वाइट कीजिए, अपने खाने को थोड़ा सा बेहतर कीजिए, फास्ट फूड मत खाइए जायके के, और कोशिश कीजिए कि उसका रफ्तार भी आहिस्ता हो, जरा सुकून के साथ खाइए, लेकिन एक टोटका जरूर कर लीजिए, ये बहुत सेफ टोटका है। शाम को 3 बजे से लेकर 7 बजे तक 4 घंटे बिल्कुल भूखे रहिए, 100% फाका कीजिए, ना पानी ना कुछ भी नहीं, ठीक है, और ठीक 5 बजे 3 चमचे शहद पी लीजिए। शहद का काम किसी भी जख्म को भरना है, अगर आपने शहद पिया तो ऑटोमेटिकली वो हीलिंग का काम करेगा, एंड हनी इज द बेस्ट हीलर, और वो जब आहिस्ता आहिस्ता वो हील करेगा तो 40 दिन ये कर लीजिए, इंशाल्लाह ताला अल्सर के जो चांसेस होंगे वो खत्म हो जाएंगे। बहुत से। अच्छा, शहद जो है वो वजन कम भी करता और बढ़ाता भी है, ये कुछ मिथ है क्या? डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। देखिए, अगर फर्ज करें कि आपने शहद लिया है और उसकी कैलोरीज आपने कैलकुलेट करके उसी एतबार से अपने डाइट प्लान को मैनेज किया है तो बिल्कुल ठीक है। मैंने 3 चमचे शहद का, मुझे पता है 3 चमचे शहद का मतलब मैंने कम से कम 350 पौने 400 कैलोरीज खिला दी हैं, लेकिन इस 400 कैलोरीज में मैंने दिया क्या? वो जो हीलर है, हाँ। और उसके साथ मैंने पानी ऐड नहीं किया, मैंने दुनिया की कोई चीज ऐड नहीं की, हाँ। तो ये 400 कैलोरीज जा करके उस फैट्स को कम करेंगी जो हमारी बॉडी में मौजूद है। ओके, क्योंकि साथ में कोई और चीज नहीं है ना? हाँ। अच्छा, एक और चीज कि जब मेटाबॉलिज्म कम होना शुरू हो जाता है एज के साथ साथ, तो उसके बढ़ाने के लिए क्या चीज इस्तेमाल करनी चाहिए? एक दवा है इस वक्त जिस पर रिसर्च बहुत ज्यादा दुनिया में हो रही है, उस दवा का नाम है जिंजरीन। अच्छा, जिंजरीन, हम वो खुशनसीब कौम है जो दुनिया दवा के तौर पर जिंजरीन का इंतखाब कर रही है, और हमारे यहाँ जिंजर जो है वो हर खाने में मौजूद है। हम कितनी खुशनसीब कौम है, लेकिन हमें उसकी कदर नहीं है। हाँ। और हमारी रिवायत ये है नाजिया कि अगर हम कोई भी हैवी, जिसको हम कहते हैं वो हैवी चीज़ खा रहे हैं, मसलन हम पाए, निहारी, हलीम, कीमा, कोई बहुत सारी हैवी चीज़ खा रहे हैं, तो हमारा जो रिवाज है, हमारी जो रिवायत है वो ये कहती है कि अदरक के बारीक बारीक टुकड़े करके जरा ऊपर छिड़क लो, गार्निश कर लो। क्यों? हाँ। इसलिए कि अदरक में ये सलाहियत मौजूद है कि वो हमारे एंजाइम्स की इन प्रोडक्शन को एनहांस कर देगी। जब प्रोडक्शन को एनहांस करेगी तो ऑटोमेटिकली हमारा वो खाना जिसको हम हैवी कह रहे हैं वो हजम हो जाएगा, जल्दी हजम हो जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब जिंजर की टी पी लें, जिंजर टी पी लें। हाँ। जिंजर में अगर आपने मिंट डाल दिया, यानी पुदीना डाल दिया, तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। अगर उसमें खुशबू चाहिए तो इलायची डाल दीजिए। सही है, ठीक है। हमारे साथ अभी आप लोग रहिएगा, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं, कहीं ना जाएं।
वेलकम बैक। और आज हम बात कर रहे हैं आगा साहब से, और आगा हकीम साहब ने बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें बताई हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बातें थी और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें थी। अच्छा, कुछ हम सवालात भी लेकर आएंगे जो हमारे नाज़रीन ने SMS किए हुए उसके हवाले से। अच्छा, एक तो उन्होंने पूछा है कि कद लंबा करने के लिए कुछ बताएं कि कद किस तरह से लंबा किया जाए। ये हमें किसी बच्चे के लिए पूछा होगा। कद लंबा करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट हड्डी है उसका नाम है फीमर बोन। अरबी में इसे अज़मुल फ़ख़्ज़ कहते हैं, इंग्लिश में इसे फीमर बोन कहते हैं। ये हमारे कद का तकरीबन 25% है। तो इसको अगर आपको बढ़ाना है तो आपको कैल्शियम का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। अब कैल्शियम का इंटेक चाहे आप वैसे ही बढ़ा लें, चाहे आप किसी दवा के तौर पे बढ़ा लें, चाहे आप दूध दही लेकर के नेचुरल रिसोर्सेज से बढ़ा लें, लेकिन कैल्शियम बढ़ाना पड़ेगा ताकि हड्डी कंपैरेटिवली बेहतर हो। और इसकी बेहतरीन एक्सरसाइज लटकना है। अच्छा, मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर दवाओं से कद बढ़ाया जाए तो दवाएं मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल करती हैं और उस मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल के बाद कद बढ़ जाता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल इज द बेस ऑफ स्टार्टिंग द कैंसर। तो ये बात तय कर लीजिए कि आप दवा क्या ले रहे हैं और दवा की एक्टिविटी क्या है। ये जो इश्तहारों में लिखे हुए कद बढ़ा लीजिए और 5 इंच बढ़ा लीजिए और 7 इंच बढ़ा लीजिए, इन इश्तहारों की बुनियाद पर अगर आप जाएंगे तो शायद आप एक ऐसी बीमारी अपने बच्चे को दे दें जो मसाइल बढ़ा सकती है। अच्छा, एक और सवाल इसी से रिलेटेड आया हुआ है और ये बाबर साहब ने किया और वो कह रहे हैं कि उनकी उम्र 25 साल है और 25 साल की उम्र में वो अपना कद भी बढ़ाना चाहते हैं और कह रहे हैं मेरा वज़न भी बहुत कम है, वज़न भी बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, न्यूट्रिशन लेवल अपना बेहतर करें, अपना मेटाबॉलिक रेट देखें किस तरह है। इन तमाम चीज़ों को अगर बेहतर कर लें तो अपनी खुराक में वो चीज़ें बढ़ाएं जो प्रोटीन लेवल को बेहतर कर सकती हैं। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि प्रोटीन लेवल को बढ़ाने के लिए मुसलसल प्रोटीन के इस्तेमाल के बारे में नई तहकीक ये कहती है कि जो लोग प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं वो बाल्डनेस यानी गंजे होने के इम्कानात अपने अंदर बढ़ा लेते हैं। ये नई तहकीक है। तो फिर क्या करना चाहिए? तो उनको देखिए, एक तो बात तय कर लीजिए कि मेरी जो आज़ा हैं, मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरे नाखून है, मेरी आंखें, मेरे बाल हैं, मेरे हैं ना, इन तमाम चीज़ों के लिए अलग 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 चीज़ की ज़रूरत है। मैं कहूँ कि मैं प्रोटीन ले रहा हूँ, क्यों? कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत नहीं है बॉडी को, ऑयल की ज़रूरत नहीं है बॉडी को। नहीं, जो प्रोटीन शेक्स वगैरह ले रहे होते हैं तो उन लड़कों के भी बाल क्या गिरना शुरू हो जाते हैं? यकीन गिरेंगे। जो तहकीक है वो यही कहती है। अच्छा, कि जो लोग प्रोटीन शेक्स लेते हैं और प्रोटीन शेक के नाम पर जो अमाइनोज ले रहे होते हैं, ये तय करने के वो लिवर को ख़राब करते हैं। और अगर खुदा ना खासा किसी शख्स को हेपेटाइटिस है और वो उसके साथ ये प्रोटीन शेक्स ले रहा है तो वो अपने साथ जुल्म कर रहा है। और जितनी भी ये तमाम दवाएं हैं जो प्रोटीन के लेवल को बढ़ाती हैं और एब्जॉर्प्शन बढ़ाती हैं और प्रोटीन बढ़ाती हैं और अमाइनोज लेवल बेस्ड बढ़ाती हैं, ये तय कर लें कि ये तमाम दवाओं के पीछे कहीं न कहीं कार्टिजोन लेवल होता है और एंड ऑफ द डे वो लोग डोप टेस्ट में नाकाम हो जाते हैं। और नहीं तो तजुर्बा कर लें, आप ये सारी दवाएं मुसलसल लेते रहें और डोप टेस्ट करवा लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप क्या खा रहे हैं। ओह माय गॉड, अच्छा, तो इन तमाम चीज़ों को बहुत एहतियात करनी चाहिए, बड़ी तहकीक के साथ तमाम चीज़ों को लेना चाहिए। और हमारे यहाँ लोग बेहतर जो प्रोटीन खा रहे हैं तो साथ में कार्ब जरूर खा लें, कार्ब जरूर खाएं, वरना बाल गिरेंगे, डेफिनेटली गिरेंगे। उसकी वजह है कि देखिए, जो हमारे डाइट प्लान हैं जो वेट एनहांसमेंट के लिए हैं उनमें प्रोटीन यकीनन है, लेकिन वो लोग जो नेचुरल फूड से अपना वजन बढ़ाते हैं वो अगर दिन भर में 3 पाव कीमा खा रहे हैं प्रोटीन की सूरत में, तो फिर वो 1.5 पाव चावल भी जरूर खाते हैं साथ में, ताकि वो एब्जॉर्ब होने में, उसको हजम होने में काम आए। और वो 1 दर्जन केले खाते हैं। ठीक है, 1 दर्जन केले खाते हैं, उसमें पोटेशियम लेवल होता है। हाँ। वो पोटेशियम लेवल बढ़ाते हैं ताकि उसके साथ हार्ट बीट, यानी अगर फर्ज करें कि मैंने अपने अंदर एनर्जी डाल ली है तो उसको सप्लायर भी मुझे बढ़ाना है। तो केले खाने के साथ क्या खाना चाहिए? केले खाते हैं। और वो लोग जो तमाम शोज में जाते हैं जो बॉडी मसल्स वाले होते हैं, इन लोगों से पूछिए, ये आखिरी 12 घंटे में कुछ नहीं खाते सिवाय इसके कि या आलू खाते हैं या केले खाते हैं, ताकि जो प्रोटीन के तमाम चीजें हमने बना ली उसके दरमियान में जो लाइनिंग्स आनी है, उन लाइनिंग्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट से आएगी। क्या बात है सर, क्या बात है। हमारे साथ एक और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या है नाजिया? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही है नाजिया, हमेशा की तरह। जी, थैंक यू सो मच समीना जी।
और आगा साहब आए हुए हैं, उनको सलाम करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे। क्या हाल है आगा साहब? मेरे रब का बहुत करम अल्हम्दुलिल्लाह। आपने इतनी अच्छी अच्छी हमें बातें बताई हैं, इतना अवेयर किया है कि अब मैं कह रही हूँ 5-10 हज़ार आगा तो हो गए हैं तैयार। क्या बात है जी, क्या बात है। हर घर में एक आगा साहब है। आपकी मेहरबानी। मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि तारीख में इस हवाले से मेरा नाम अभी से लिख लीजिए कि तमाम हकीम जो है वो अपनी बयाज अपनी कब्र में ले गए। मैं पहला शायद तारीख का हकीम हूँ, जब मरूंगा तो 5000 बयाजें दुनिया के पास मौजूद होंगी। अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे। आगा साहब मैं ये आपको बात कहना चाहूँगी कि आपकी सबसे अच्छी बात ये है कि आप जब कोई बात बताते हैं ना तो उसका फ़ायदा नुकसान बताते हैं। आप खाली जवाब नहीं देते कि बस ये खा लो और ये ना खाओ, आप बता दें कि नहीं खाओ तो क्यों खाओ और खाओ तो क्यों खाओ। ये आपकी मोहब्बत, आपकी इनायत और आपकी ये ऑब्जर्वेशन है, ये बड़ी बात है। सही बात है। अगर आगा साहब मैं 2 बातें पूछना चाहूँगी। एक तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि पूछें आगा साहब से, वो ये पूछते हैं आगा साहब कि कल वो मुझे मना कर रहे थे कि आलू इतने नहीं खाओ, बच्चों के लिए होते हैं। तो उन्होंने कहा आगा साहब से पूछो कि हम लोग कितना आलू खा सकते हैं ना। जी बिल्कुल। जैसे आलू हम लोग पकाते हैं तो हम बच्चे तो ज़्यादा खाते हैं, तो हम लोग भी खा सकते हैं, कोई इससे नुकसान तो नहीं है। और सेकंड बात ये मुझे पूछनी है अपनी सिस्टर की कि उनको भी डिप्रेशन का अटैक हुआ है बहुत ना जी। तो वो 5 दिन हॉस्पिटल में रह कर आई, उनको बहुत डिप्रेशन हो गया था। तो शुगर भी उनकी, इंसुलिन थी वो बंद हो गई है, उनकी मेडिसिन पे आ गई, लेकिन उनको अभी भी रात को उनका सांस बंद हो जाता है, उनका दिल घबराता है, अभी भी उनको वही अटैक डिप्रेशन का हो रहा है, दवाइयाँ भी उनको सूट नहीं कर रही हैं। ठीक तो इसके बारे में प्लीज़ कुछ बताइएगा ताकि मैं उनको बता दूंगी। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। आलू कैसे खाते हैं? आलू बॉईल करके खा सकते हैं, आलू तल कर खा सकते हैं, आलू सालन में डालकर खा सकते हैं। हर एक की क्वालिटीज़ अलग है। मसलन अगर आलू के चिप्स हैं और ये 50 ग्राम हैं तो इसमें 508 कैलोरीज हैं। 508 आलू के चिप्स में, ठीक। वही आलू अगर आपने बॉईल किया हुआ है 100 ग्राम्स तो उसमें 114 कैलोरीज हैं, 114। तो अगर आप बॉइल्ड आलू खा रहे हैं तो 114 कैलोरीज हैं, कैलकुलेट कर लीजिए। और अगर आप चिप्स खा रहे हैं तो 508 कैलोरीज हैं, कैलकुलेट कर लीजिए। और फ्रेंच फ्राइज? फ्रेंच फ्राइज भी वही फ्राइड आलू हो गए ना। घर पे अगर बनाए, घर पे भी बनाएंगे तो तेल में तो जाएंगे ना। और अगर तेल में जा रहे हैं तो फिर यहाँ मुझे एक बात और कहनी है, वो ये कि 3 मरतबा डीप फ्राई अगर किसी तेल में हो जाए तो उसके बाद उसमें ऐसे सेल्स पैदा हो जाते हैं जो हमारे जिस्म में कैंसर को लीड कर सकते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जिस तेल को आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो तेल ठीक होना चाहिए। और ये जो बड़े बड़े नाम वाले लोग हैं ये तेल कितनी देर में बदलते हैं ये जानना अवाम का हक है कि कितनी फ्राइज के बाद आप तेल बदलते हो। और अगर आप 3 फ्राइज से ज्यादा फ्राइज करने के बाद कोई चीज बना रहे हो तो फिर इसका मतलब है कि आप हाथों हाथ लोगों को कैंसर बांट रहे हो। खुद ही दे रहे हैं, खुद ही दे रहे हैं। हाँ। और हम खुद ही ले रहे हैं, मोहब्बतों से ले रहे हैं। लोग कितने टेस्ट तो अच्छा है ना, मजा तो आ रहा है, वो उस वक्त के टेस्ट को तो देख रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप यकीन कीजिए नाजिया, आज से कोई 8 या 9 साल पहले मैं एक चैनल कर रहे हैं तो कितनी बुरी बात है। अच्छा एक सवाल और कि अगर प्रोटीन जिस तरह हम बात करते हैं, एक तो ये बताएं कि गोश्त, चिकन या फिर जो है ये अपना मछली, इन तीनों में से अच्छा कौन सा है? और क्या अगर हम देखें तो गोश्त, मछली, चिकन से अच्छी सब्ज़ी है, लेकिन सब्ज़ी में भी केमिकल के पानी अक्सर आ जाते हैं, तो क्या चीज़ खाएं? अच्छा देखिए, सबसे अच्छा प्रोटीन है वो है फिश सबसे अच्छा। नंबर 2 आप कह सकते हैं कि मटन है। मैं कह रहा हूँ नंबर 3 जो है वो चिकन है। लोगों की तरतीब अलग हो सकती है। मैं चिकन को इसलिए नीचे लेकर आ रहा हूँ कि अब हमारे यहाँ चिकन में इतने ज़्यादा केमिकल्स, इतने ज़्यादा हार्मोन्स इस्तेमाल होने लगे हैं कि उसकी वजह से यकीनन 21 दिन में, 22 दिन में चिकन तो बड़ी हो जाती है लेकिन वो इस काबिल नहीं होती कि थोड़ी देर खड़ी रह सके। उसके अंदर इतनी जान नहीं होती कि खड़ी रह सके। और उसको ज़िबा करने का तरीका ये कि उसकी गर्दन पकड़ी, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, कटी हुई गर्दन से झटका दे के मुर्गी को उठाया, सीधे हाथ में छुरी है और डब्बे में डाल दिया, खींच खांच के आपके हवाले कर दिया। क्या उसके लेग पीस के अंदर जमा हुआ खून होता है? क्या जमा हुआ खून खाना अच्छा है? हलाल या हराम की बात मैं नहीं कर रहा, इसलिए माली में दीन नहीं। मार्केट में जो मिल रही होती है, जो खुद जो ज़िबा कराते हैं, वो आप कहीं भी कर लीजिए, आप लेग पीस के अंदर खून जमा हुआ ले लीजिए, लिहाजा ज्यादा बेहतर भी कहते हैं खराब होता है यकीनन। तो मेरी सिर्फ बात इतनी थी कि थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए, एहतियात कीजिए।
और प्रोटीन की बात अगर मैं करूं तो यकीनन दालों में भी प्रोटीन है, हम दाल खा सकते हैं। जहां तक सब्जियों का ताल्लुक है, सब्जियों के बारे में अगर आपने जो बात फरमाई कि जी उसमें केमिकल बहुत ज़्यादा है, नहीं, देखिए गंदगी एक अलग चीज़ है, केमिकल एक अलग चीज़ है। क्या गाय के गोबर से बेहतर खाद कोई मौजूद है? वही खाद है ना, हेमिंग एसिड ही तो खाद है, उसके अंदर हेमिंग एसिड कम होता है, हेमिंग एसिड बढ़ाना पड़ेगा। आप अगर खाद ज़्यादा डालेंगे आपको फसल अच्छी मिलेगी, लेकिन एक चीज़ एहतियात कर लीजिए। पहली एहतियात ये कि पत्तों वाली सब्जी को कम से कम 3 मरतबा धोइए। ठीक है। छीलने वाली सब्जियों को कम से कम 2 मरतबा धोइए और धोकर उन्हें छील लीजिए, छीलकर इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है। जो सब्जियां हम नहीं छीलते उनकी एहतियात ज़्यादा कीजिए। घर में अगर अंडे आए तो उन अंडों को धोकर फिर फ्रिज में रखिए, इसलिए कि फ्रिज में जाने के बाद उसके बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। लिहाजा उसके ऊपर जो बैक्टीरिया लगे हुए हैं, जो वायरसेस लगे हुए हैं, उनको अगर आपने ऐसे ही ले जाकर फ्रिज में रख दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लिहाजा अंडों को धोकर इस्तेमाल कीजिए। ये छोटी छोटी सी ये हम अगर तब्दीलियां अपनी ज़िंदगी में कर लें तो हम बहुत सारी चीज़ों को कंपैरेटिवली बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्रोटीन का जहाँ तक ताल्लुक है, प्रोटीन हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, प्रोटीन हमें ज़रूर लेना चाहिए, लेकिन प्रोटीन के साथ हमें अपनी ज़िंदगी की और ज़रूरियात का भी ख्याल रखना चाहिए। ऐसा नहीं है नादिया कि आप जाएं और आप जाकर कहें कि मैंने बहुत अच्छे जूते खरीदने हैं, मैंने बहुत अच्छे कपड़े खरीदे हैं, लेकिन चेहरे के लिए मुझे कुछ नहीं लेना, खाने के लिए मुझे कुछ नहीं लेना। ऐसा मुमकिन नहीं है ना। एक इंसान की ज़रूरियात को आप बिल्कुल बैलेंस अंदाज में जब तक के लेके नहीं चलेंगे, जो चीज़ आप खोएंगे वो आपकी सेहत होगी और कुछ भी नहीं होगा। अच्छा जी, हमारे साथ एक कॉलर भी, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। नाजिया ठीक है? बिल्कुल खैरियत से जी। सवाल कीजिएगा। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी मामा को लास्ट 4 to 5 ईयर्स से ना थोड़ा प्रॉब्लम ये था कि उनकी हड्डियों में दर्द होता था। हम उसको जोड़ों की दर्द ही समझ रहे थे, और जब भी हमने टेस्ट वगैरह भी करवाए ऑन दैट टाइम, यूरिक एसिड, हर चीज का टेस्ट बिल्कुल ठीक आता था, उसमें प्रॉब्लम नहीं आती थी। अच्छा। इवन की कोई गंठिया नहीं है, कोई जोड़ों का दर्द नहीं है, लेकिन पेन जो थी सुबह के टाइम, उनकी हाथों की उंगलियों का मुड़ जाना, मॉर्निंग टाइम में बहुत पेन होना, वो ठीक नहीं हो रहा था। अभी डॉक्टर्स ने ये कहा कि इनकी हड्डियों में कैल्शियम, इनकी विटामिन बी की बहुत कमी है। अच्छा, वैसे बाकी सारे टेस्ट सही आए हैं? हाँ, टेस्ट बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई प्रॉब्लम, ना शुगर है, ना उनको गंठिया है, ना उनको जोड़ों का दर्द है, कुछ भी नहीं। सिर्फ वो कहना कि विटामिन बी की इनमें बहुत ज्यादा कमी है। अच्छा बेटे, अब मुझे ये क्वेश्चन करना कि इसको कैसे हम कवर कर सकते हैं? आपकी वालिदा की उम्र कितनी है? उनकी एज है 41 ईयर्स। 41? या। अच्छा बेटे, क्या आपको पता है कि उनके जो माहाना अयाम में पीरियड्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं? नहीं, नॉर्मल नहीं है, वो स्टॉप हो चुके हैं, मतलब कि लास्ट 5 ईयर्स से। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, देखिए, एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि किसी भी कंपनी के पास फाइनेंस मौजूद है, फाइनेंस करने के लिए जो प्रोग्रामर है वो सही वक्त पे सही फाइनेंस नहीं करता, तो क्या वो कंपनी चल जाएगी? ठीक है ना, गलत वक्त पे फाइनेंस कर रहा है, वो फाइनेंस मौजूद है लेकिन गलत जगह पे कर रहा है, गलत वक्त पे कर रहा है, तो वो कंपनी कभी नहीं चलेगी। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे जिस्म में एक निज़ाम बनाया है, कैल्शियम मौजूद है, कैल्शियम नॉर्मल है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने वाले केमिकल जो हैं वो सही तौर पर ब्रिज नहीं बना रहे हैं, हड्डियों में कमजोरी जरूर पैदा होगी। और ये बात तय कर लीजिए कि औरतों में कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो हार्मोन्स हमारे जिस्म के कैल्शियम को एज द ब्रिज काम करते हैं और हड्डियों में पहुंचाते हैं। जब वो हार्मोन्स कम होने शुरू हो जाते हैं, एक औरत नेचुरल प्रोसेस के तहत मेनोपॉज में चली जाती है, तो उसके अंदर वो जो दरमियान का ब्रिज है वो ब्रिज खत्म हो जाता है, लिहाजा कैल्शियम मौजूद होते हुए भी वो नहीं पहुंच पाता। और जब वो नहीं पहुंच पाता तो एक ब्रिज है, उस ब्रिज का नाम है विटामिन D3। वन ऑफ द ब्रिजेस इज विटामिन D3। विटामिन D3 भी नहीं हो रहा, तो चला जी विटामिन D3 तो हम इंजेक्टेबल्स के जरिए या ओरल जरिए से पहुंचा सकते हैं, और उससे यकीनन सुबह वाले सूरज यकीनन सुबह वाले सूरज के जरिए भी, तो वो अगर पहुंच जाएगा तो डेफिनेटली एब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाएगी और ऑस्टियोप्रोसेस कंपैरेटिवली बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर उम्र के इस हिस्से में आकर के ऑस्टियोप्रोसेस हो रहा है तो ये बात देख लीजिए कि अगर यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये कि हम विटामिन D3 ही को काम में ले सकते हैं,
अगर हम इसके लिए HRT पे जाएं, यानी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे जाएं, तो फिर उसके अपने इश्यूज हैं। और यूरोप की जो तहकीक है वो ये कहती है कि HRT पे जितनी भी खवातीन गई 90% जो है ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो गई। लिहाजा यूरोप में HRT जो है वो मतरूक हो गई है। तो लिहाजा बेहतर ये है कि आप सुबह के निकलते हुए सूरज की रोशनी लें, विटामिन D3 का इस्तेमाल करें और अपनी खुराक को बैलेंस रखें, उससे इंशाल्लाह ताला तमाम चीज़ें ज़रूर बेहतर हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, जहाँ पे बात आती है खुराक की, लोग अक्सर जो है जिस तरह मछली कहते हैं कि बिल्कुल ताज़ा लेनी चाहिए, तो वो जो मछली अगर 2 या 3 दिन या 4 दिन पुरानी पड़ी हुई लें, तो क्या उसमें उतनी ही ग़िज़ाइयत होगी जो फ्रेश लेते हैं? सबसे बड़ी हकीकत ये है कि अगर आप कहीं से भी मछली लें और वो तड़प रही हो तो इसका मतलब वो फ्रेश है। अदरवाइज वो कितनी पुरानी है किसी को नहीं पता। जो रूटीन मुझे पता है वो ये है कि हमारे यहाँ बड़े बड़े से शिप्स जो हैं वो डीप सी में जाते हैं फिशिंग करने के लिए, ट्रॉलर्स होते हैं, वो जाते हैं और वो 10 दिन बाद 12 दिन बाद वापस आ रहे होते हैं। उनके अंदर बर्फ़ होती है, मछलियाँ पकड़ते रहते हैं, बर्फ़ में डालते रहते हैं। जब वो ताज़ी मछली आकर के जेटी पर पहुँच कर निकल रही होती है वो 8 दिन पुरानी होती है। लेकिन मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि अवेयरनेस लोगों को रहे, पता होना चाहिए। तो इसके अलावा हकीकतन ये है कि मछली में वो तमाम चीज़ें अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त ने प्रिजर्व की हुई हैं कि अगर मछली इस बर्फ़ में भी पड़ी रहे तो भी उसके अंदर वो ओमेगा 3 फैट जो हमारे दिल के दौरों से बचाने के लिए बेहतरीन दवा है वो उसके अंदर मौजूद होता है। प्रोटीन मौजूद होता है। और अगर फर्ज करें कि उसके अंदर कुछ ऑयल्स हैं तो कंपैरेटिवली उसको अगर आप कम करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा वहम है, तो आसान हल ये है, देखिए बहुत उल्टी बात कर रहा हूँ, वो ये कि उस ऑयल को कम करने का आसान हल ये है कि मछली को फ्राई कर लिया जाए। अच्छा, सही, ठीक है। ऑयल को कम करने के लिए मछली को फ्राई कर लीजिए। क्यों? कर दो सब कुछ, होगा क्या? देखिए ना, आप सालन बनी हुई मछली को टिश्यू पेपर पे रखिए, उसमें ऑयल आपको नजर आएगा। हाँ। तली हुई मछली को आप निकाल दीजिए, ऊपर के जो आपने कवर लगा रखे हैं उस मछली को निकालिए और वो खुश्क हो जाएगी। इसलिए कि उसके अंदर के जो ऑयल हैं उस टेम्परेचर में पहुंच के जहां पर जाकर वो फ्राई हो रही है वो सारे ऑयल भी उस तेल में चले जाएंगे। इतने अच्छे से वो मार देते हैं फ्राई करने के बाद, और फिर हम खाते हैं फिंगर फिश। कितने मजे से, देखे ना, सब कुछ तो मार दिया, खत्म कर दिया। असल मसला ये है कि थोड़ी सी कॉमन सेंस इस्तेमाल कीजिए। अगर आपने डीप फ्राई कर लिया उसे, किसी भी चीज को डीप फ्राई, तो फिर उसके अंदर जो कुछ भी ऑयल था वो तो ऑटोमेटिकली चला गया। अच्छा, इसमें ये एक और चीज भी आती है कि अगेन वही वाली बात आती है कि डीप फ्राई फिश जो है जितनी मजेदार होती है, वो कहते हैं वो दूसरी फिश जो जिसे आप हल्का सा शैलो फ्राई कर लें या फिर उसको हल्की सी स्टीम दे दें, वो चीज पे तो बू आ रही है। ये लोगों के कॉन्सेप्ट समझ में बात ये है, बू आ रही है ना, बहुत आसान सा हल है। उसमें आप सिरका लीजिए, अदरक लहसुन का पेस्ट लीजिए, उसमें मिक्स कीजिए, उसको थोड़ी देर के लिए उसके अंदर रख दीजिए, निकालिए और को जिस तरह बेक करनी है उस तरह बेक कर लीजिए, उसके अंदर स्मेल कभी भी नहीं आएगी। और अगर फर्ज करें कि उसके अंदर ही बू बस गई है और वो बेचारी 4 महीने पुरानी है तो फिर अल्लाह की मर्जी, ऐसा तो अच्छा, व्हाट अबाउट जो पैक फिश आती हैं जो इसके अंदर, नहीं वो तमाम की तमाम फ्रीज हो गई ना, फ्रीज हो गई ना, वो यकीनन हमारे काम की है, लेकिन फिर वो ये उसको डीप फ्राई मत कीजिए। अच्छा, नहीं, जिससे वो आते हैं ना, वो जो सैंडविच मेकर्स आते हैं और जो पैक्ड होती हैं, क्योंकि वो फिश के साथ तजुर्बा नाजिया ये कहता है कि उसके अंदर तमाम ग़िज़ाइयत मौजूद रहती है। अच्छा, रहेगी उसमें, तो ये तजुर्बा यही है। और जो हमारी जितने भी हमारी रिसर्चर्स हैं वो ये कहती हैं कि उसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद रहती हैं। जब मौजूद रहती हैं तो फिर मैं क्यों इनकार करूं? अच्छा, सही। तो फिर मतलब ये फिश, इसका मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा है खाना, सबसे अच्छा खाना किसी भी लिहाज से। और आप ये देखिए नेचर क्या है, नेचर ये है कि दुनिया में जो लोग समंदर के करीब रहते हैं उनके लिए बेहतरीन प्रोटीन वो है जो उनके समंदर में मौजूद है। तो वही प्रोटीन। अच्छा, प्रॉन्स के लिए क्या कहेंगे आप? प्रॉन्स पे अभी बड़ा डिबेट है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रॉन्स जो है वो नहीं खाने चाहिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल के पेशेंट्स जिनका हाई हो। लेकिन बाज़ तहकीक, और अब जो नई तहकीक ज़्यादातर आ रही है, वो ये कहती है कि प्रॉन्स में ऐसा कोई चीज़ नहीं होती जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा सके। क्योंकि कहते हैं कि जो भी समंदर के अंदर है उसके अंदर खजाना ही खजाना है। अच्छा। तो समंदर में तो वही मैं सोचती थी प्रॉन्स भी है। प्रॉन्स भी डेफिनेटली है, लेकिन प्रॉन्स में फिर मैं वही बात कह रहा हूँ ना कि बहुत सारे इख्तिलाफात हैं।
टेक्निकली भी इख्तलाफात हैं, मजहबी भी इख्तलाफात हैं। लोग कहते हैं, उलमा कहते हैं कि उसमें हड्डी नहीं होती, लिहाजा खाना हराम नहीं है, लेकिन खाना जो है वो थोड़ा सा मकरूह है। कुछ लोग ये कहते हैं हमें कोलेस्ट्रॉल की वजह से नहीं खाना चाहिए, कुछ लोग कोलेस्ट्रॉल की वजह से नहीं खाते। ये बड़ी डिबेट वाली बात है, लेकिन बात यह है कि प्रोटीन की अगर बात करें तो डेफिनेटली इसमें प्रोटीन है, और अगर मैं टेक्निकल बात करूं तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कोलेस्ट्रॉल एनहेंस कर सके, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सके। WHO की जो नई तहकीक है उसके मुताबिक अब कोलेस्ट्रॉल का जो पेशेंट है वो भी झींगे का इस्तेमाल, प्रॉन्स का इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, और पूरी देखें चाइनीज कौम तो करती है ना, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और मतलब मिक्स वो तो फूड में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फूड में इस्तेमाल। हाँ, मतलब ये है कि वो थोड़ा सा ये भी नहीं होता कि एक्सेसिव में कोई चीज़ खा ली जाए, हर चीज़ को बैलेंस करके खाएं। अच्छा, जैसे प्रॉन्स हैं वो कहते हैं हफ्ते में एक दफ़ा खा लें या महीने में एक दफ़ा भी खा लें, ज़रूर खाएं। हाँ। इसलिए कि उसके अंदर जो तांबा होता है वो बहुत काम की चीज़ है। हमारे जिस्म में हर केमिकल की ज़रूरत है, हमें कॉपर की भी ज़रूरत है। तो कॉपर अगर हमें वहाँ से मिल जाएगा तो हमें ब्रेन के हवाले से बहुत सारे अमराज से हम बच सकते हैं। तो बहुत देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी नेमतें दी हैं सब मेरे काम की हैं, हत्ता कि मेंढक मेरे काम का है। मेंढक कैसे काम का? मेंढक इसलिए काम का है कि फसलों में जब मेंढक होता है तो उसकी ग़िज़ा वो बैक्टीरिया है जो फसलों को तबाह करता है। सब मेंढक आ जाते हैं। तो फसलों को तबाह करने वाला जो जरासीम है वो मेंढक खाता है। हाँ, ये अगर आप मेंढक निकाल दें तो फसलों को नुकसान ज्यादा पहुंचेगा। अल्लाह कहते हैं कि अब जो घर पे भी जो मतलब ऐसे होते हैं ना, कीड़े मकोड़े अक्सर फिर रहे होते हैं, बाहर गार्डन की तरफ होते हैं, कहते हैं इनको रहने देना चाहिए, इस तरह की हेल्थ अच्छी होती है। असल में बात बुनियादी ये है कि हम साइंस को आज देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन के बुनियाद पर चलती है, हम तजर्बे के बुनियाद पर कहते हैं ये इस तरह, ये इस तरह, ये इस तरह। नो, बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो चीज़ बनाई है वो हमारे काम की है, चाहे वो निकलते हुए सूरज की धूप हो, चाहे वो डूबते हुए सूरज की धूप हो, चाहे वो खड़े आसमान की धूप हो, वो मेरे लिए फ़ायदेमंद है। कहीं किसी पहलू पर, कहीं किसी पहलू पर, हर पहलू पे हर चीज़ बेहतरीन है, इसलिए कि अल्लाह ने जो बेहतरीन चीज़ें बनाई हैं, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन वल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बेहतरीन चीज़ें बनाने वाला है। उसने जो चीज़ बनाई है वो मेरे काम की। सब अच्छी चीज़ें। चले हम यहीं पर ही ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम मिलेंगे, कहीं ना जाए। जी, वेलकम बैक। और आज हम बात कर रहे हैं हकीम आगा साहब से। बहुत सी इंटरेस्टिंग और अच्छी बातें आज मालूम हो रही हैं, और बल्कि आज हम थोड़ा सा ग़िज़ा के बारे में पता करें ताकि हमें न्यूट्रिशियस वैल्यू भी पता चलती रहे, और कौन कौन सी जो सब्जियां और फल फ्रूट है वो भी खाने चाहिए। जब फल की बात जहाँ पर आए, अभी खैर आमों का सीज़न तो आ ही गया है, इसके अलावा ये कि कौन कौन से फल खाने चाहिए, और मतलब जिस तरह आम आए, अब लोग रोज़ आम खाएंगे, आम खाएंगे, आम खाएंगे, तो क्या एक फल को रोज़ खाना भी ठीक है या थोड़ा सा इसको टाइम के साथ खाना चाहिए? आम के बारे में आपसे अर्ज़ करूं कि किसी बच्चे का अगर वज़न न बढ़ रहा हो तो उसे मैंगो शेक पिला दीजिए दूध डालकर, उसका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैंगो के मुसलसल इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत तेज़ी के साथ बढ़ सकता है। अच्छा। आम में इतनी शक्कर होती है कि डायबिटीज़ के पेशेंट को जिन मखसूस चीज़ों से मना किया जाता है उसमें आम सरे फहरिस्त है। मेरे पास एक पेशेंट आया नाजिया, वो बिल्कुल नया नया बेचारा शिकार हुआ था डायबिटीज़ की बीमारी का, और उसे आम के मौसम में मतलब उसे बड़ा बुरा लग रहा था कि उससे आम छीन लिए गए हैं। तो बड़ी रिक्वेस्ट करने लगा कि आगा साहब देखें ना प्लीज़ ना। तो मैंने उससे कहा अच्छा ऐसा करो, तुम एक आम खा लिया करो। अगली मरतबा उनकी वाइफ आई, कहने आगा साहब आपने तो हमारे साथ जुल्म कर दिया। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहने लगी आपने इनसे कहा है एक आम खा लो। हाँ मैंने कहा है एक आम खा लो। तो कहने रोजाना ढूंढ के 2 किलो का लाते हैं। ओए होए होए, मतलब एक आम की बजाय 2 किलो के आम खाने लगे। कितने वो ढूंढ के लाते हैं। एक भाई आगा साहब ने एक आम कहा है ना, तो मैं एक आम खा लो, इतने शौकीन। तो बात ये है कि वो लोग जो शुगर के पेशेंट्स हैं, वो लोग जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स हैं, उन्हें हर चीज़ इन लिमिट खानी चाहिए। और अगर मैं नेचर की बात करूं तो आज दुनिया में शुगर की बेहतरीन दवा जो है वो है जामुन, सेज़िजाइनम जम्बोलम। सेज़िजाइनम जम्बोलम के एक्सट्रैक्ट से दुनिया की बेहतरीन दवाएं जो शुगर की होती हैं वो तैयार होती हैं। सेज़िजाइनम जम्बोलम वो मौसम है
जब वो आम का मौसम आएगा ऑटोमेटिकली जामुन का मौसम आएगा। ये अल्लाह का निजाम है कि जब आप वो शुगर बढ़ाने वाली कोई फ्रूट ले रहे हैं तो अल्लाह ने शुगर कम करने वाला फ्रूट भी साथ ही दिया। पूरा जामुन खाएं या जामुन की गुठली भी कहते हैं ना, पीस कर सुखा कर खा लें? असल में जामुन की जो ऊपर पल्प है इसके अंदर एक्यूट यानी वो वाली इंसुलिन जो नेचुरल होती है वो पैदा करने की सलाहियत है। और जो इंसुलिन के बीज हैं, अब सॉरी जामुन के बीज हैं, वो इंसुलिन की वो किस्म ज्यादा जिस्म में पैदा करते हैं जिसको एनपीएच कहते हैं, जो देर तक असर करती है। अल्लाह का निजाम है ये। तो मैंने बीज खाएं या ना खाएं? बीज सुखा लें, बीज सुखाकर बिल्कुल बारीक पीस लें, फिर बीज खाएं। और तो कितना खाना चाहिए? बीज आमतौर पर अगर ड्राइड पाउडर है तो 3 ग्राम रोजाना खा। 3 ग्राम कितना होगा? 3 ग्राम का मतलब 1 टीस्पून। 1 टीस्पून फ्लैट किसी भी चीज में डाल कर खा लें? किसी भी चीज में डाल के खा सकते हैं, उसको ऐसे ही खा सकते हैं, पाउडर फाँक कर पानी पी सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और दुनिया की तहकीक इस बात को साबित करती है कि जामुन की गुठलियों का इस्तेमाल शुगर को बेहतर करने में मदद देता है। इसमें एक दवा और ऐड की जा सकती है, उसका नाम है करेला, वो भी मौसम यही है। अच्छा, करेला भी एंटी डायबिटिक है। करेले पर तो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा तहकीक हुई है और करेले को अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो बेहतरीन। और करेले को कहते हैं कि उसका जायका कड़वा होता है, और अगर बहुत सारे लोगों के हाथों में मैंने देखा कि अगर वो करेला पकाते हैं तो कड़वा नहीं होता। करेला जो बहुत डीप फ्राई करके पकाया जाता है, वो डीप फ्राई करने के बाद से बेचारे में बचता क्या है? तो वो जो इतना सारा फ्राई करके पका रहे होते हैं लोग। तो देखिए बात ये है कि अगर मुझे बहुत पसंद है, फर्ज करें कि आलू का भुर्ता, तो मैं जब भुर्ता खाऊंगा तो मेरी सेहत का भी भुर्ता ही बनेगा। सही है, ठीक है। डीप फ्राई, हम तो यहाँ मछली को डीप फ्राई को मना कर रहे हैं। तो नहीं करते लोग, करेला खाते ही डीप फ्राई करके और कहते हैं जी हम करेले खा रहे हैं। नहीं फाइन, लेकिन उनको जो करेले का फायदा पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचेगा। तो करेला खाने का सही तरीका क्या है? सही तरीका देखिए, अगर दवा के तौर पर आप ले रहे हैं तो फिर एक करेला आप ग्राइंडर में डालिए, उसका जूस निकालिए और सुबह नहर मुंह 2 चमचे जूस पी लीजिए, बस। उससे 2 फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये कि आपको इंसुलिन आपका कंपैरेटिवली बेहतर बनना शुरू होगा, शुगर लेवल कम हो जाएगा। और दूसरा फायदा ये होगा कि वो आपके एंजाइम को प्रोड्यूस करेगी और आपको कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं होने देगी। ओह, दैट इज ग्रेट। तो दूसरा फायदा हम भी पी सकते हैं? बिल्कुल पी सकते हैं, लेकिन होता कड़वा है। उसको पीने के बाद अपना नाम बहुत कड़वी चीजें तो पी लिया हर तरह का। मैंने देखा जितना ज्यादा कोई कड़वी चीज होती है ना उतना ज्यादा उसमें फायदा होता है। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं नाज़िया बाजी आप? सुंदर, बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं तो आपकी बेस्ट फ्रेंड बन गई हूं ना। सुंदर, मुझे पता है तो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई हो। बिल्कुल, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात बहुत जल्द होगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द होने वाली है हमारी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम आगा अंकल। वालेकुम सलाम बेटी जी। कैसे अंकल आप? मैं बुड्ढा। अच्छा अंकल, मुझे आपसे एक क्वेश्चन अपनी स्किन के हवाले से करना है। जी बेटे। जी, मुझे ये पूछना है कि मेरी एज जो है वो 21 ईयर्स है और मुझे मेरे फेस पे जो है वो एक्नी स्टार्ट हो गया है। तो अब मुझे आप प्लीज रेकमेंड कीजिए कि मैं इस एक्नी को कैसे रोकूं। ठीक है बेटा। एक तो बात ये कि चलिए आपको भी बताते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी। देखिए, बुनियादी बात यह है कि चेहरे को साफ रखना ज़रूरी है। अगर आप अर्के गुलाब को चेहरे पर स्प्रे करें और उसके बाद उसको टिश्यू पेपर से साफ कर लें और दूसरी मतलब फिर अर्के गुलाब को स्प्रे कर लें अपने चेहरे पर, तो ये एज द अल्ट्रावायलेट रे रेजिस्टेंस यानी एज द सन ब्लॉक काम करता है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है कि वो आपके फॉलिकल्स को कभी बंद नहीं करता। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक अंग्रेज़ों ने एक नई चीज़ निकाली है जिसको उन्होंने जो है ना वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उसको एज अ स्प्रे इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रेट करने के लिए वो स्प्रे इस्तेमाल किया जाता है। वो आप सूंघे ना तो वो अर्के गुलाब जैसे खुशबू। और वो क्या करते हैं, वो जब आपको समझा रहे होते हैं ना तो कहते हैं कि हम स्प्रे ये हर वक्त इस्तेमाल करते रहते हैं ना, दे आर यूजिंग दैट स्प्रे ऑल द टाइम। जनाब, मैं ये बात कहता हूँ, शायद ये लोगों को मेरा जुमला बड़ा लगे कि हम और हमारी तहजीब, ये बरसगीर की तहजीब, ये दुनिया की इमाम थी, इमाम है और हमेशा लीड करती रहेगी। ये तमाम लोग जो मर्जी टामक टुइयां मारते रहें, एंड ऑफ द डे नेचर की तरफ वापस आना पड़ेगा। इसलिए कि नेचर ही वो चीज़ है जो कुदरत है और कुदरत कभी कमी नहीं करती। कुदरत के कामों में कभी कोई कमी नहीं है और कुदरत के कामों में कभी गलती नहीं। क्या बात है जी सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन चले गए अगले सेगमेंट की तरफ, आप लोग कहीं ना जाएं।
वेलकम बैक। और आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे दो ऐसी खवातीन से जो बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं। बाहर जाकर देखे काम करना जो होता है ना, जब लड़की घर से बाहर जाती है, काम करती है, तो वो बहुत सी चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में देखती है जो अपनी चीज़ें, अपनी बातें शेयर भी कर सकते हैं। तो आज हम बात करें थोड़ा सा इवेंट्स के हवाले से कि एक तो हमारे मुल्क के लिए इवेंट्स क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, दूसरा ये कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बहुत सारे जो है इवेंट्स नहीं हो रही होती हैं, सेलिब्रेशंस नहीं हो रही होती हैं और लोगों के जहन बहुत ज़्यादा पसमानदा होते चले जाते हैं और बड़ा डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं। तो आज हम थोड़ी आपकी मोटिवेशन भी करेंगे इसी हवाले से, और वो खवातीन जो घर में बैठी हैं उनको हम ये भी कहेंगे ज़रा बाहर जाएं, थोड़ा इवेंट्स में एंजॉय करें, फैशन शोज़ वगैरह एंजॉय करें। तो सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सुंदस, जो इवेंट्स के हवाले से ही बहुत सारे काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एनी ख्वाजा जो फैशन डिज़ाइनर भी हैं और साथ साथ वो काम कर रही हैं इवेंट्स के हवाले से भी, तो इनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत से? बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बहुत सारे तो अच्छे इवेंट्स भी कर रहे होते हैं और दूसरा स्पेशली जब फैशन से रिलेटेड कोई काम होता है ना, तो बहुत ही मज़ा आता है उसमें। तो अच्छा, हमारे यहाँ पर बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने कई दफ़ा फ़ैशन शोज़ वगैरह नहीं देखे हुए हैं, फ़ैशन इवेंट्स नहीं देखे हुए होते हैं और वो टीवी पर ही देखकर ज़्यादातर एंजॉय कर रहे होते हैं। क्या लगता है कि हमारे यहाँ पर इवेंट्स की जो कमी हो गई थी वो ऐसा सब उसको कवर अप तो किया जा रहा है, लेकिन जो लोग घर पे बैठे हुए होते हैं उनके लिए बाहर निकलना कितना इम्पोर्टेंट है? मेरे ख्याल से नाज़िया, आजकल जो मुल्क की सिचुएशन चल रही है, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, हर कोई डिप्रेशन का शिकार है और घर में बैठे बैठे इंसान न्यूज़ देख देख के और डिप्रेस हो जाता है। तो मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है कि अगर आप इन न्यूज़ वगैरह से निकल कर बाहर आएँ थोड़ा सा और इन्जॉय करें, देखें कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं इस मुल्क में जो हो रही हैं और आप इंजॉय कर सकते हैं बाहर जाके। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जब मैंने काम करना शुरू किया था तो मैं कुछ नहीं जानती थी इवन के काम किस तरह होता है और फैशन इंडस्ट्री क्या चीज़ है, इवेंट्स कैसे होते हैं। लेकिन जब आप एक्सपीरियंस बताओ कि घर में जब थी और घर के बाहर जब निकली तो क्या चेंज अपने अंदर महसूस किया? बहुत चेंज, बहुत सीरियसली बहुत चेंज। जब मैं यहाँ इंडस्ट्री में जब मैं आई हूँ इवेंट्स की, तो मैंने ये फील किया, पहले मैं बहुत डरी सहमी सी लड़की थी, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था मुझ में किसी किस्म का, मैं किसी को जानती भी नहीं थी। लेकिन जब मैं इवेंट्स करना शुरू किया, आपसे मिली और आज जैसे बहुत अच्छे लोगों से मिली, तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप लोग भी हमारी तरह होते हो और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला और सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मुझे अपने घर से मिला। घर से मिला? अच्छा, घर से मतलब कैसे कॉन्फिडेंस मिलता है? लोग कहते हैं ना कि घर से कॉन्फिडेंस मिला, घर से कैसे मिलता है? मेरी फैमिली में अगर देखा जाए तो कोई लड़की जॉब नहीं करती है। अच्छा, आई एम द फर्स्ट वन हु इज डूइंग। मेरा भी कुछ ऐसा ही साथ था। तो मेरी मामा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि व्हाट डू यू वांट। तो मैं इस फील्ड में आई और उन्होंने कहा, गलतियां भी हुई, बहुत सारी मिस्टेक्स भी हुई, लेकिन मैंने उनसे सीखा और माशाल्लाह मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं किसी से बात कर सकती हूँ, ये उनको बता सकती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ और मैं क्या करना चाहती हूँ आगे। ग्रेट ग्रेट। आप बताओ कि जब यानी आपने शुरू किया था तो क्या क्या प्रॉब्लम्स झेले थे और क्या क्या चीज़ों में घर वालों ने सपोर्ट किया था? अल्लाह का शुक्र है, प्रॉब्लम्स मुझे कोई भी फेस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वही जैसे आपने कहा कि घर की क्या सपोर्ट है, घर की सबसे मेन सपोर्ट होती है आपके घर वाले जो हैं। एग्जैक्टली। तो यानी आपका साथ दे रहे हैं तो फिर आपको मेरे ख्याल से किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। नहीं करनी पड़ेगी। खानदान वाले काफ़ी बातें बनाते हैं कि क्या लड़की को बाहर भेज दिया है और मतलब ज़माना ख़राब है। ज़माना तो हमेशा, जब बचपन से हम सुन रहे हैं ज़माना ख़राब है, ज़माना तो खराब है। हाँ हाँ, वो कहते हैं पहले भी उन वक्तों में भी लोग ये कहते हैं बाहर ना निकलो, ज़माना ख़राब है। अब ये कि अपने आप को खुद इंसान कैसे बचा सके, ये वाली बात होती है। सुना यही जाता है कि कभी भी लड़की को अपनी कोई मजबूरी नहीं सामने शो करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। जब लड़की अपनी मजबूरी शो कर देती है तो फिर लोग उसका फ़ायदा उठाने लग जाते हैं, बहुत फ़ायदा उठाते हैं, उस कमज़ोरी को पकड़ के बैठ जाते हैं और वक्त आने पे उसका बहुत बुरा इस्तेमाल करते हैं। आपके अपने पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से कंट्रोल, यानी आप अपने आप को किस तरह से दूसरे के सामने लाते हो ताकि वो इस चीज़ अपने को प्रेजेंट कैसे करते हैं। अच्छा, लहजा भी सुना है कि लहजा भी इंसान का थोड़ा सा ज़रा नॉर्मल होना चाहिए। ये तो हमारे दीन में भी कि जब आप बात करो तो आप बहुत ज़्यादा नरम मिजाजी से बात नहीं करो कि अगला गलत फहमी का शिकार हो जाए, और इतना भी सख्त तरीके से बात नहीं करो कि अगला से जो इरिटेट ही हो जाए। तो एक होता है ना कि एक नॉर्मल लहजा जो है वो भी रखना ज़रूरी होता है। अच्छा, जहाँ पे इवेंट्स की बात आती है तो आप ये बताओ कि हमारे यहाँ पे आजकल कैसे कैसे इवेंट्स हो रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, कहाँ कहाँ लोग जा सकते हैं, कहाँ कहाँ जाके एंटरटेन हो सकते हैं।
अब तो काफ़ी इवेंट्स हो रहे हैं। अभी जैसे फैशन वीक्स की बात करें तो कराची में हाल में ही कितने फैशन वीक्स हुए हैं। इसके अलावा मूवी प्रीमियर्स होते हैं अक्सर, जहाँ पे हमारी मुलाकात भी होती है। बिल्कुल एग्जैक्टली हाँ, तो बहुत अच्छे रहते हैं और कितना कॉन्सर्ट्स भी हो रहे हैं। और मैंने देखा कि आम पब्लिक और जो सेलिब्रिटीज सब मिलजुल कर एक ही जगह पर जाते हैं। जी, लॉन की एग्जीबिशंस हो रही हैं, उसमें भी बड़ा अच्छा इवेंट कर दिया है कि आप छोटे छोटे उसमें फैशन शो कर दिए ताकि वो हर आम बंदा जो कि नॉर्मली फैशन शो अटेंड नहीं कर सकता वो भी जाके उसको देख सकता है और एंजॉय कर सकता है, अटेंड कर सकता है। और सबसे मजे की बात ये है कि जो हमारे आजकल के सेलिब्रिटीज हैं वो भी इतने डाउन टू अर्थ हैं। और मतलब ये होता है ना कि नहीं जी हम स्टार हैं और हम किसी से मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, लेकिन अब मैं जो देखती हूँ वो लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, सारे बहुत खुश अखलाकी से हमसे मिलते हैं। अच्छा, एक वक्त था कि जो एक वैल्यू होती थी कि स्टार वैल्यू कि हम स्टार्स हैं, वो कहते थे हमें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाए, हमारे साथ सही सलूक नहीं हो रहा। अब बेचारे इतने क्यूट स्टार्स हो गए ना हमारे, वो झिलमिल करते हुए स्टार्स हो, वो भी आके कहते हैं कि हाँ भाई किधर बैठना है, अच्छा ठीक है। बस वो वीआईपी ट्रीटमेंट नेचुरली हर कोई मांगता है, बट इन अ वेरी सॉफ्ट वे नाउ। पहले बहुत एग्रेसिवली लोग मांगते थे वीआईपी ट्रीटमेंट, अब बड़े अच्छे तरीके से लोग वीआईपी ट्रीटमेंट मांग रहे होते हैं। अच्छा, आप ये बताओ कि इवेंट्स में आपने क्या क्या चेंजेस देखे हैं? चेंजेस ये कि पहले बहुत कम और कभी कभी इवेंट्स होते थे, ये था। अब ये है कि हर कुछ टाइम बाद हम यही, क्योंकि मैं एक्चुअली फ़ैशन इवेंट्स करती हूँ बैक स्टेज पे, तो अभी ब्राइडल हुआ, पाकिस्तान फैशन वीक हुआ, बाकी और भी 1-2 शोज़ हुए हैं, शोकेस हुआ बिल्कुल। तो वो अच्छा, मतलब अब लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब मौका है कि अब वो निकलें बाहर और जाके इन शोज़ को देखें और इन्जॉय करें। अच्छा, यहाँ पर देखिए हम बड़े बड़े शहरों की बात करते हैं, यहाँ पर तो होते ही इवेंट्स। जब आप देखें उन इलाकों में जाने के लिए जहाँ पर इवेंट्स का कोई नाम ही नहीं है, लोग पता नहीं कैसे एंजॉय करते होंगे, आपस में बस फैमिली गेट टुगेदर्स हो गए, डिनर्स हो गए, टीवी पे देख के एंजॉय कर रहे होते हैं। वहाँ तक की पहुँच जो है वो लुटाए पता है, वहाँ पर लोग जा भी नहीं सकते। शहर वाले लोग वहाँ कैसे जाएंगे, क्योंकि उनको भी नहीं समझ होती कि वहाँ पर कैसे। अब वहाँ पर रहने वाले लोग किस तरह से अपने एंटरटेनमेंट्स को लेकर आ सकते हैं? एक साहब आए थे मेरे शो में और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि फ्रूट फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि गांव या देही इलाकों में वहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं। कोई आ गया, ऑरेंज आया तो ऑरेंज को आप सेलिब्रेट करें, ऑरेंज की नई नई चीज़ें बनाएं, ऑरेंज के खूबसूरत से वो जो है स्टैचूज़ बनाएं, बहुत सारी चीज़ें और आ जाती हैं। क्योंकि अभी इन जगहों पे इस तरह के इवेंट का अभी इस तरह की शुरुआत हुई नहीं है। अगर ये इस तरह के छोटे छोटे इवेंट्स होंगे और लोग अपने घरों से निकल के उसको अगर अटेंड करना शुरू करेंगे तो फिर कुछ टाइम बाद ये आएगा कि जो इस तरह के हम जो यहाँ शोज करते हैं वो वहाँ जाके भी कर सकते हैं और लोग अवेयर भी नहीं है ना, अवेयर भी नहीं है। बिल्कुल, लेकिन ऐसे तो पहले पेशावर में रिवाज नहीं था, लेकिन वहाँ पे फैशन शोज, वहाँ पे एग्जीबिशंस हो रही है। अब ये कि सियालकोट में भी एक बहुत बड़ा आउटलेट खुल रहा है और इसी तरह ही हम ये चाहेंगे भाई मुल्तान में भी और भी डिफरेंट इलाकों में भी बिल्कुल इस किस्म के आउटलेट्स वगैरह ओपन हो तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप लोग ये बताओ कि क्या इवेंट्स होने चाहिए? पहले मेले बहुत होते थे, अब तो उसका भी रुझान जो है ऐसे खत्म हो रहा है। मेले जो है वो एग्जीबिशंस में मॉडर्न एग्जीबिशन। नहीं, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो देही इलाके जो हैं वहाँ पर। अब जो है वहाँ पर इतने ज़्यादा जो है लाइक जो ऐसे इलाके जहाँ पर बहुत ज़्यादा इस वक्त फैसिलिटीज़ नहीं है, उधर अभी जो है ना कुछ नहीं हो रहा। उधर के हवाले से कुछ उधर एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं। हाँ, इस हवाले से अगर देखा जाए तो अगर हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ की बात की जाए तो वहाँ पे तो हालात बिल्कुल ही डिफरेंट है। चलिए वहाँ पर नहीं जाते, सिंध के इंटीरियर सिंधी चले जाते हैं। इंटीरियर सिंध में भी कुछ इस तरह के मामला है कि वहाँ पे ख़वातीन का बाहर निकलना थोड़ा सा बुरा समझा जाता है। यहाँ पे वहाँ पे ज़्यादा वर्किंग वुमेन ही काम करती हैं वो, लेकिन वो घर में ही जो काम होता है वो सोशल नहीं है, घरेलू दस्तकारियाँ जो ज़्यादा। तो सबसे बड़ी चीज़ है एजुकेशन। अगर एजुकेशन वहाँ पे आम हो जाए तो मेरे ख्याल से उससे अवेयरनेस आएगी लोगों में, और फिर उनको पता चलेगा कि क्या इन है क्या नहीं है और किस तरह से लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ है वाकई एजुकेशन की बात की, जहाँ हम बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। वो ख़वातीन इस वक्त जो देख रही हैं और जो एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे रही है ना, उसके लिए ना अपने बच्चों के लिए, उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज ये है कि वो बच्चों को एजुकेशन से प्लीज़, हाँ प्लीज़ हम कह रहे हैं। आप ये देखिए कि इतनी टेक्नोलॉजी आगे चली गई है, लेकिन क्या है कि वो एजुकेटेड नहीं है, तो उनको पता ही नहीं चलता क्या है क्या नहीं। यहाँ पे एजुकेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है। बहुत अच्छा, तो आप लोग ये बताएं कि इवेंट्स के हवाले से ख़वातीन के लिए कौन कौन से एंटरटेनिंग इवेंट्स हैं? फैशन शो सबसे पहले, फैशन शो दोनों ये नाम लिया। अच्छा, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर फैशन इंडस्ट्री के लोग आते हैं। अब आम पब्लिक कैसे देखे उसको? फिर आम ख़वातीन,
क्योंकि मर्द हजरात के लिए कपड़ों, लड़कियों के कपड़ों की कोई गुंजाइश नहीं होती है वहाँ पर, मतलब आम खवातीन के लिए बेसिकली होता है। बट मैंने यही कहा ना कि अब ऐसा हो रहा है, हाँ एग्जीबिशन वगैरह में जो अब इस तरह से है कि छोटे छोटे फैशन शोज अरेंज कर दिए जाते हैं ताकि जो आम पब्लिक भी है वो भी आके उसको देख सके। इस तरह आर्ट गैलरी होती है, वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। एक्सपो में बहुत सारे एग्जीबिशंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं और लोग जाते भी हैं। हाँ, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जो है उधर ये कि थोड़ा अच्छा है एंटरटेनमेंट खवातीन को मिल जाती है। घर पे रहते हुए लड़कियाँ कौन कौन सी इवेंट्स कर सकती हैं, मतलब खवातीन खुद मिलजुल कर जो इवेंट्स करें। कमेटी पार्टियाँ बड़ी आजकल चल रही हैं, वो बहुत ज़्यादा इन हुई है। अच्छा, हम कमेटी पार्टी का भी बता दें कि खवातीन को कि जो मतलब क्या ये जो है एक रुझान कमेटी का आया हुआ है कि खवातीन मिलकर पैसे जमा करती हैं हर महीने, लेकिन रिलायबल है, ऐसा ना कई कमेटियों में ना वो लेके अम्मा भाग गई है वो तो पता नहीं कितने लाखों की कमेटी होती है, उसमें गायब हो जाती हैं। तो खैर अब तो लाखों का कोई वैल्यू ही नहीं रही है। तो होता ही है कि उस पर कमेटी में फिर खवातीन जमा होती हैं और जिसकी कमेटी निकलती है नेक्स्ट टाइम फिर वो अपने घर पर दावत रखती है सबकी। तो इस तरह ही कि हर महीने खवातीन को मौका मिलता है मिलने का। अक्सर खवातीन 3-3, 4-4 कमेटियाँ लगाई हुई होती हैं उन्होंने, तो हर महीने 4-4, 5-5 दावतें तो अटेंड कर ही रही होती हैं। तो बस उनकी इंजॉयमेंट का यही ज़रिया होता है। या अक्सर घर में सालगिरह वगैरह सेलिब्रेट कर लेते हैं, किसी की शादी की दावत हो जाती है और सबसे बड़ा इवेंट तो शादी का ही होता है, जो घर में पहले रस्में वगैरह होती हैं, ढोल की होती है। हाँ, तो उसमें यह है कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो मिलना जुलना। अच्छा, लोगों के लिए शादी बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। शादी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट जहाँ की बात करी जाती है। तो वहाँ पर यह है कि ख़वातीन को मौका भी मिलता है कि वो मेहंदी भी करें, शादी वाले दिन भी अच्छे अच्छे कपड़े, मतलब और किसी दिन कोई कपड़ा नहीं होता, शादी वाले दिन भी नहीं कर सकते आप वो कोई ज्वेलरी, कोई शू रिपीट नहीं कर सकते। आपने अलग इवेंट के लिए हर चीज़ अलग लेनी होती है। हाँ, क्योंकि दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट ना, उनके लिए तो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मौका होता है इस दिन के लिए। तो इसके हवाले से भी कुछ बताएं कि शादी के इवेंट्स में स्पेशली आप बता सकते हो कि कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कौन सी ज्वेलरी इस्तेमाल करनी चाहिए। देखिए, शादी के लिए तो हर कोई ये चाहता है कि बहुत हम खूबसूरत सा ड्रेस बनाएं और पहने और बहुत अच्छे लगें। तो उसमें ये फॉर्मल ड्रेसिंग करनी होती है। वही अगर फैब्रिक की बात करूं तो वो तो फिर शेफून वगैरह, उस पर आपने बहुत अच्छी जामावार बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल, जामावार वो तो मेन है, तो वो अच्छा लगता है। फिर उस पर आप शादी में आप हैवी ज्वेलरी भी पहन सकते हो, क्योंकि आम अब अगर आप देखें तो नॉर्मल या डेली रूटीन में आप इस तरह से इतनी कोई हैवी ज्वेलरी या इतने हैवी ड्रेसेस पहन के हम कहीं नहीं निकल सकते। तो वो इंसान जब अपने दिल की भड़ास शादी पे ही निकालता है। चलो शादी वाले दिन ही कुछ ऐसे जो है ओकेजन बिल्कुल आप जो है उसको अपने आप को सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वो फिर वो फैशन के हिसाब से कि जो ट्रेंड चल रहा है आप उस हिसाब से अपने आप को ग्रूम करें। बेसिकली मेहंदी वाले दिन जो है लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। आप कैसे लेते हो कि मेहंदी वाले दिन जो है इवेंट्स को कैसा बनाना चाहिए, उसमें क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए, कौन से बड़े लोग आजकल जो है ना बड़ी, हम आपको आज बहुत सारी टेक्निक्स भी बता रहे हैं कि इवेंट्स में अक्सर जैसा कमेटी पार्टी का बताया, वहाँ पर अब सिर्फ कमेटी पार्टी नहीं होती बल्कि वहाँ पर उस दिन डे में ख़वातीन बड़ी खुश होंगी सुनकर कि उस डे पे आप जो है ना कोई गेम्स रख सकते हैं। वहाँ पर जो है बहुत सारी ऐसी गेम्स आती है, पिक्शनरी टाइप की गेम्स आती हैं, वो आप प्ले करा सकते हैं। और उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें वो निशाने वाली गेम होती है, वो आप कर लें। तो बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जो उस टाइम पे भी रख सकते हैं। इसी तरह कमेटी नहीं भी कोई घर पे अपनी दावत भी कर रहा है तो भी कहते हैं गेम्स का सिलसिला ज़रूर रखना चाहिए। दैट इज़ वेरी एंजॉयमेंट हो जाती है, तो छोटे छोटे गेम खेल के आप उसको एंजॉय कर सकते हो, बहुत अच्छा टाइम और बहुत अच्छा भी रहता है वो, है ना, वो एक एंटरटेनमेंट का अच्छा मौका है। कौन सी टिप्स खवातीन को आप देना चाहोगे सुंदर कि वो बाहर निकल कर काम कर सकें? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझते हो कि बाकी? मेरे ख्याल से सबसे पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अच्छा, अपने आप पे जितना एतमाद आप करेंगे आपके लिए उतना बेहतर है, क्योंकि जब आप लाइफ में बाहर निकलते हो तो आप कुछ पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है, लोग कैसे, आप इसकी बात सुन ली उस तरह करना शुरू कर दिया, उसकी बात सुन ली उस तरह करना शुरू कर दिया। तो हमेशा वो करें जो आपका दिल कहता है और आपका जो दिमाग सोचता है। तो लोगों की बातें बिल्कुल ना। और दूसरी बात ये है कि ये परवाह मत करें कि लोग क्या सोचेंगे, उसको बिल्कुल साइड पर रख दें, क्योंकि लोगों ने तो हर वक्त कुछ ना कुछ कहना ही होता है, वो उनकी आदत होती है। तो अपने ऊपर, अपने घर वालों के ऊपर बहुत भरोसा रखें, एजुकेशन को बहुत फोकस करें और जिस चीज़ को आप चाहते हैं कि मुझे हासिल करना है उसके पीछे लग जाएं आप, कितनी भी मुश्किलात आएँ, कुछ भी हो। इवन मेरे साथ भी खुद ऐसा ही कुछ मसला है कि मैं
हूँ, लेकिन प्रॉब्लम कुछ इस तरह से आई कि मैं जॉब के साथ वो कंटिन्यू करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, फिर फैमिली प्रेशर और शादी का प्रेशर और सब कुछ। लेकिन मुझे है कि मुझे करना है और मैं इंशाल्लाह, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है तो मैं एमएस ज़रूर करूँगी। आए तो इस बच्ची को ज़रूर ये कि एमएस करे। जहाँ पे बच्चों की पढ़ाई आती है ना, बेशक शादी के बाद भी, मैं शादी ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ अगर वो पढ़ना भी चाह रही है तो शादी के बाद भी वो ज़रूर पढ़े। अच्छा मम्मा देख रही है अभी ऐसा करते हैं, हम ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं, कहीं ना जाए। वेलकम बैक। और आज हम बात कर रहे हैं उन ख़वातीन से जो वर्किंग वुमेन भी हैं और अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर रही हैं। हमारे साथ आज हैं सुंदर जो इवेंट्स के काम करती हैं, और साथ ही हमारे हैं एनी ख्वाजा जो इवेंट्स भी करी हैं, शी इज़ अ लवली फैशन डिज़ाइनर एज वेल। और दो काम इंसान एक वक्त में करे, ये बड़ी बात होती है वैसे, बस हिम्मत होनी चाहिए और इरादा होना चाहिए। सही है। फैशन को कैसे स्टार्ट किया था? लोग बड़ा पूछना चाहते हैं ये चीज़ कि भाई हम किस तरह स्टार्ट लें, किस तरह से आगे बढ़ाएं, तो आपने कैसे स्टार्ट लिया था? देखिए, पहले तो मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की, मैंने फैशन में अपना पूरा डिग्री लेके, उसके बाद मैंने 4 साल की पूरी डिग्री ली। बिल्कुल। और मैंने, क्योंकि मैं अभी ये बात कहने वाली थी, अभी एजुकेशन की जब बात हो रही थी कि प्लीज़ जब आप कोई भी एजुकेशन लें उसके बाद घर में मत बैठें, आप उसका कुछ ना कुछ ज़रूर करें। ठीक है। तो चूँकि मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की तो मैंने पहले से सोचा हुआ था कि मैंने इसको वेस्ट नहीं करना और मैंने इसको स्टार्ट करना है। तो मैंने आहिस्ता से छोटे लेवल पे स्टार्ट किया, बहुत हिम्मत करके मैंने सबसे पहली जब मैंने अपनी एग्जीबिशन कर ली उसके बाद फिर मुझे कॉन्फिडेंट आ गया कि हाँ अब मैं कुछ कर सकती हूँ, यानी कि मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं, तो फिर आप एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप करके आप आगे बढ़ सकते हैं और आगे अपनी चीज़ को जो है डेफिनेटली और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि आजकल इवेंट्स में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या नई चीज़ें लोग कर सकते हैं, स्पेशली अगर प्रीमियर के हवाले से बात की जाए। मैंने बहुत सी नई चीज़ें प्रीमियर में देखी हैं, सिर्फ फिल्मों के जो प्रीमियर्स वगैरह हो रहे होते हैं, बहुत फन लविंग चीज़ें उसमें आ गई हैं। मैं नाज़िर ज़रूर आपसे शेयर करूँगी बात कि हम लोग जो इवेंट्स करवाते हैं, स्पेशली हम लोग जो प्रीमियर्स करवाते हैं, मूवी प्रीमियर्स, तो हमारी मूवी प्रीमियर्स की ख़ास बात ये होती है कि जो मूवी कैरेक्टर्स होते हैं वो हम बिल्कुल इस तरह के कैरेक्टर्स जो हैं वहाँ पे जो एरिया होता है मूवी सिनेमा का, वहाँ पे हम लोग इस तरह के कैरेक्टर बना के, बिल्कुल जैसे एक्समैन के कैरेक्टर्स थे, तो हमने बिल्कुल उस तरह के अशर्स बुला के और उनको वैसे गेटअप किया, पूरा वैसे करवा किया। इसके अलावा हम लोग जो एम्बियंस होते हैं वो टोटली मूवी से रिलेट करके मैंने देखा था टाइटैनिक का, पूरा टाइटैनिक बना दी थी इतनी बड़ी, बहुत लोगों को पसंद आई है वो। कितने तकरीबन 1 महीना हो गया उसको। अच्छा, मजे की बात है कि वो ऊपर तक जो है ना वो चढ़कर सब गए थे, लेकिन क्योंकि मुझे हाइट फोबिया था तो मैं ऊपर तक नहीं, लेकिन देख के एंजॉय कर रही थी, लेकिन बहुत अच्छा बना था। स्टूडेंट्स खास तौर पे बहुत ज़्यादा उसके इंस्पायर हुआ, वहाँ पे जाके सब ने पिक्चर्स ली। इसके अलावा और ये होता है कि हम स्टार सेलिब्रिटीज़ जो हम बुलाते हैं उनसे लोगों को मिलने का मौका मिलता है और वो लोगों को ये पता चलता है कि भाई ये भी हमारी तरह के इंसान है और माशाल्लाह से बहुत अच्छे इंसान है और इवेंट्स में एंजॉय भी करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ वो ड्रामों में लगे हुए हैं, फिल्मों में लगे हुए हैं। ज़ेबा जी से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे कहा कि सुंदर तुमने बहुत अच्छा काम शुरू किया हमें बुलाने का, क्योंकि हमारे पास, हम लोग खुद तो सेलिब्रिटीज़ हैं लेकिन हमारे पास इंटरटेनमेंट का कोई और ज़रिया नहीं है। हम लोग यूजली इस तरह से पब्लिक प्लेसेस पे नहीं फिर सकते, तो जब ये हम लोग मूवी प्रीमियर्स वगैरह करते हैं, हम उनको इनवाइट करते हैं तो उनको भी बहुत मज़ा आता है। अच्छा, क्योंकि यूजली ये देखा जाता है कि अगेन वही चीज़ के जो ड्रामा आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए फ़ैशन इंडस्ट्री तक जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फ़ैशन इंडस्ट्री में जो लोग हैं वो फ़ैशन से ही रिलेटेड जो हैं वो उन्हीं को इन्वाइट कर रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर बात है काम ही उनका। अच्छा, ये बहुत एक तकलीफ़देह बात होती है लोगों के लिए कि लोग फ़ैशन शोज़ में जाना बहुत पसंद करते हैं लेकिन वो बर्दाश्त नहीं कर पाते इतने सारे डिज़ाइनर्स का शो एक साथ, क्योंकि उनका इंटरेस्ट जो है कॉमन लोगों का इतना ज़्यादा नहीं होता जितना फ़ैशन डिज़ाइनर्स या जर्नलिस्ट का होता है उसमें। तो ये एक जो है एक अब ऐसा है ना, क्योंकि अब शोज़ जिस तरह स्टार्ट हुए हैं और अगर वन डे में अगर 8 डिज़ाइनर्स का शो हो रहा है तो उसको ब्रेक कर दिया है, उसको 2 पार्ट्स में कर दिया, ताकि अगर एक इंसान वो यूज़ टू नहीं है, वो देख के तंग आ गया तो वो एक शो अटेंड करे पर ताकि और लोगों को भी आने का मौका मिले। और इस तरह से जैसे आप कह रही हैं कि हर कोई शो अटेंड नहीं कर सकता,
इस वजह से क्योंकि वो शो इतना बड़ा हो जाता है और 2 पार्ट्स में होता है, तो बहुत सारे लोग उसको आके अटेंड कर सकते हैं। अच्छा, वो ये उन्होंने अच्छा कर दिया, ये एक चेंज लेकर आए हैं कि जो एक साथ 10-10 डिजाइनर्स के शो थे उसमें एक इन्होंने 2 पार्ट में ब्रेक कर दे, ताकि एक पार्ट में एक लोग आ जाए एक बार, तो वो उनको उनके लिए ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम, ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा देखने का। ठीक है, अच्छा ये एक जो है ये एक अच्छी चीज़ आ गई। तो ये तो बहुत सारी, जिस तरह अभी हम आपको इवेंट्स की बातें बता रहे हैं, ये होता है कि ज़िंदगी में हमारे जिस तरह कहा जाता है कि एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आपके एक तो मेंटल स्ट्रेस दूर होता है, कहते हैं ना कि जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता है या घर के अंदर टॉर्चर से गुजर रहा होता है, स्पेशली वो ख़वातीन जिनके हस्बैंड उन्हें बहुत टॉर्चर देते हैं, उनके लिए तो बेस्ट है कि वो बाहर जाके शॉपिंग कर लें। शॉपिंग नहीं कर सकते, इतने पैसे नहीं शॉपिंग के लिए, तो विंडो शॉपिंग कर लें, लेकिन बाहर ज़रूर निकलें। बाहर निकलने से ये होता है कि उनका माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। वॉक कर सकती हैं, वॉक कर सकते हैं, पार्क चले जाएं, खाना खा सकती हैं बाहर जाके। हाँ, खाना अगर ज़्यादा पैसे में तो चना चाट खा लें, हम उसके लिए भी मना नहीं कर रहे हैं। हाँ, कुछ ना कुछ ऐसी एंटरटेनमेंट जो है वो रखनी चाहिए लाइफ में। अच्छा, आप ये बताओ, कुछ इंपॉर्टेंट वो बता देते हैं, ऐसा कहते हैं मैं कुछ बताती हूँ, कुछ आप लोग बताएं। जिस तरह बोलिंग बड़ा ज़बरदस्त है एंटरटेनमेंट, पार्क में जाना ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट है, जो झूले छूले लगे होते हैं बच्चों के लिए, उधर आप जाएं स्विंग में। अगर किसी को स्विमिंग का शौक है वो स्विमिंग के लिए भी जा सकता है, गुड एंटरटेनमेंट। मैं चूंकि स्क्वॉश खेलती हूँ, उसके लिए भी आप जा सकते हैं। अरे वाह, क्या बात है, मतलब ये कि पार्ट टाइम में आपने अपने आप को फिट रखने के लिए कहाँ खेलने जाती हो? मैंने ज्वाइन किया हुआ है मेरी मेंबरशिप से, तो वहाँ पर मैं। अच्छा, वहाँ पर फिर आप स्क्वॉश खेलती हो, क्या ज़बरदस्त, मतलब लड़कियाँ और स्क्वॉश खेलना सही था, मगर कैसे इसको करती हो? हम बस नहीं, चूँकि कोई इतना प्रॉपर उस तरह तो नहीं खेलती, बट मतलब अकेले खेलती हो? नहीं, किसी के साथ खेलती हूँ, बिल्कुल। मेरे दीवार से अकेले अच्छा, आपकी प्रैक्टिस सबसे अच्छी खुद अकेले खेलने में। हाँ, ये भी कहते हैं, और ये इस पे आपको किसी पार्टनर की जरूरत भी नहीं होती, बट ये कि ऑफ कोर्स मैंने सीखा, मुझे सिखाया, मेरे सर थे वहाँ पे, उन्होंने मुझे सिखाया और उनकी वजह से मेरा काफी अच्छा इम्प्रूव हो गया था। ये इसकी बॉल बड़ी टफ होती है। हाँ। लगभग जाए तो फिर इंसान लगी थी एक दफा, मेरे होठ पे पूरा रैकेट लग गया। ओह माय गॉड, मगर फिर भी मैंने खेला। रफ एंड टफ खवातीन होनी चाहिए ना, ये क्या बात हुई, जबरदस्त। बे मुझे तो एनी के बारे में जान के बड़ी खुशी हुई कि ये गेम्स भी खेलती है। आप कोई गेम्स में हो? नहीं, मैं बस इंटरनेट की बहुत बड़ी, ये इंटरनेट का जो है ना वो जरा क्रेज है मेरा। अच्छा, मेरा स्विमिंग जो है बड़ा शौक है, स्विमिंग का। स्विमिंग जो है ना फेवरेट स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स भी होना हर एक की लाइफ में जरूरी है, बहुत जरूरी है। वैसे अगर कोई स्पोर्ट्स खेलने का मौका मिले तो कौन सा खेलोगे? क्रिकेट। आई लव क्रिकेट। ओह ग्रेट, वैसे बड़ा मजा आता है, मुझे भी क्रिकेट बहुत पसंद है, बचपन में बहुत क्रिकेट खेला है, इतना खेला है। इमरान खान को कॉपी करने की कोशिश करती थी मैं, लेकिन इतना फास्ट बॉलर बन नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत कोशिश की थी। जब मैं देखती थी इमरान खान जो है वो ज़्यादा स्टेप्स ले रहे हैं, तो मैं भी ज़्यादा स्टेप्स लेना शुरू कर देती थी, लेकिन बॉल मेरी पता नहीं कहाँ जाती थी इसके बाद। तो खैर, ये एंटरटेनमेंट की चीज़ें होती हैं जो बच्चों को भी इन एंटरटेनमेंट में शामिल कर। बच्चों के लिए क्या क्या एंटरटेनमेंट होनी चाहिए? अभी चूंकि बच्चों की समर्स आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से छोटी छोटी जो जगह है वहाँ पे वो समर कैंप स्टार्ट कर देते हैं, तो वहाँ पे उनके लिए बहुत एक्टिविटीज़ होती है। म्यूज़िक की होती है, बच्चे म्यूज़िक भी सीख सकते हैं, ड्राइंग्स वगैरह सब, आर्ट, बहुत सारी चीज़ें, और बहुत सारी जगहों पर ये चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, तो बच्चों को जरूर रिलेटेड चीज़ कुछ ना कुछ होनी चाहिए। आपका शौक है संगीत? बहुत था। क्या मतलब पेंटिंग वगैरह बनाते थे, क्या करते थे? स्केचेस मैंने बहुत बनाए हैं। ओह अच्छा, तो बड़ा काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता होगा वो तो। बहुत ज़्यादा। मैंने स्टार्ट में सोचा था कि मैं इसको एज अ प्रोफेशन भी करूँ, उसको इसमें स्टडीज़ अपनी करूँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह हो गई थी कि मैथ्स कम्युनिकेशन में चली गई, जर्नलिज्म की तरफ चली गई ना। हाँ। तो फिर मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो फिर जब मैं मैथ्स कम्युनिकेशन में आई तो उसमें मेरा इंटरेस्ट इतना डेवलप हो गया कि मैं स्केचिंग को भूल गई हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी जब स्पेयर टाइम में होता है तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। फिर आप स्टार्ट कर देती हूँ। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट एंटरटेनमेंट कि आपके घर पर अगर आप खवातीन हैं तो आप लोग साथ साथ अपने जो है आर्ट, पेंटिंग्स ये ज़रूर करें। नहीं आता तो आपकी बात करती हूँ, बल्कि ये उन खवातीन के लिए बहुत ज़रूरी है जो घर से निकल नहीं सकती, तो वो घर बैठ के ये सब कुछ कर सकती हैं। डेफिनेटली। और आप लोग ने टीवी बहुत अच्छी एंटरटेनमेंट है कि टीवी के सीखने के साथ साथ आप कुछ ना कुछ अपने लिए जो है ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, जिससे आप एक्टिविटी कहते हैं, अपनी एक्टिविटी ज़रूर रखें। इसके साथ ही चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ, आप लोग कहीं ना जाएँ।
वेलकम बैक। और जहां हम बात करते हैं इवेंट्स की, इवेंट पे कोई ना कोई अच्छे खाने ज़रूर होने चाहिए, और स्पेशली जब देखा जाता है कि कोई ऐसा कोई तकरीब हो रही हो जहां पर मीठे की ज़रूरत हो। तो आज हम शेफ़ इकबाल से पूछेंगे कि वो मीठे में क्या बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ इकबाल, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? बिल्कुल खैरियत से हैं। अच्छा इकबाल, हम हमेशा बात कर रहे होते हैं इवेंट्स की कि इवेंट्स पे कुछ ना कुछ अच्छा खाना होना चाहिए। जहाँ तकरीब हो रही है, स्पेशली कुछ ऐसी तकरीब जो मेहंदी हो गए या मुँह मीठा हो गया, या फिर आप ये समझ लें कि घर पे दावत है, तो बताएं कि क्या बनाना चाहिए उनमें। बिल्कुल, ये कि नाजिया जी बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। वैसे अगर हमारे मीठों की बात की जाए तो सिर्फ ये खानों की हद तक नहीं है, बल्कि ज़िंदगी के यादगार लम्हों में भी हमने ज़रूर इंजॉय करते हैं। जिस तरह शादी ब्याह में हम मज़ेदार रेसिपीज़ करते हैं तैयार, जिस तरह बिरयानी, तो इसी तरह एक मज़ेदार एक ऐसा मीठा बना रहे हैं जो यकीनन हर एक का बहुत ही फेवरेट है। पर उससे पहले सिर्फ इतना कहना चाहूँगा अब तमाम लोगों से, वो तमाम लोग जो अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप हज़ारों रुकावटों पर हावी नहीं हो सकेंगे। आप हज़ारों रुकावटों पर हावी नहीं हो सकेंगे, बल्कि हज़ारों शिकस्तों के बाद कामयाब होंगे। पर आप ये सोच रहे हैं कि मैं नहीं जीत सकता, तो ज़्यादा मुमकिन है कि आप हार जाएंगे। और इसी हवाले से ग्रेट मैसेज भी है, ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम भी है कि वाला फ़िक्र हुआ, ज़रा सोचिएगा ज़रूर। इसके साथ ही चलते हैं आज की रेसिपी की जानिब। ठीक है, क्या बना रहे हैं? जिस तरह आपको बताया नाजिया जी, आज हम बना रहे हैं बहुत ही स्पेशल, मज़ेदार, जायकेदार खोए वाली सवैयाँ। ठीक है ना? ठीक है। खोए वाली सवैयाँ, जिसके लिए अज्जा बता दें। सबसे पहले देख लीजिए, सवैयाँ मौजूद हैं यहाँ तकरीबन कोई 2 कप के बराबर। ब्राउन सवैयाँ हैं 2 कप के बराबर, और उसके साथ ही नाज़िया जी चीनी, ठीक है, ठीक है, जिसकी जरूरत होगी हमें तकरीबन कोई 200 ग्राम, 200 ग्राम। ठीक है। बादाम एंड पिस्ताचू, आलमंड एंड पिस्ताचू, कुछ इलायची, सब्ज इलायची, ठीक है, ठीक है, चांदी का वर्क, घी तकरीबन कोई 3 खाने के चम्मच। और ये वेरी वेरी स्पेशल देख लीजिए, खोया है, खोए की जिससे सबसे ज्यादा जरूरत होती है इसकी ना, बड़ा अच्छा लगता है पाकिस्तानी जो हमारे मीठे होते हैं उनके लिए ना। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। खोए से इसका जायका यकीनन और ज्यादा मजेदार और शानदार हो जाएगा। तैयारी तकरीबन कोई 250 ग्राम है, ठीक है, 1 पाव के बराबर। और दूध तकरीबन कोई 250 ग्राम ही दूध की जरूरत भी हमें होगी, ठीक है, और मतलब 250 ग्राम। बिल्कुल। इसके साथ ही चलते हैं कुकिंग के प्रोसेस की जानिब, रखते हैं कढ़ाई। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। अच्छा जी, हम इसको थोड़ा ऑन कर देते हैं ताकि गर्म हो जाए कढ़ाई। और कढ़ाई का ये है कि थोड़ा सा टाइम लगता है ज़रा गर्म होने में, तो उसको ज़रा तेल भी ज़रा सा टाइम लगेगा गर्म होने में, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर हम जो बात कर रहे होते हैं मीठों की, मीठों में बहुत सारे मीठे आते हैं। आप लोगों को जैसे गुलाब जामुन बहुत पसंद है, आप लोगों को डिफरेंट मीठों में जो है कोई केक बहुत ज़्यादा पसंद करता है, कोई डिफरेंट जो है खीर पसंद करता है, ज़र्दा बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ज़र्दा भी अच्छा होता है मीठा, लेकिन ये कि ये मीठे वो मीठे हैं जो कॉमनली हर घर में बनाए जाते हैं। लेकिन क्या होता है, ज़रा सी आगे पीछे कोई रेसिपी में चेंज करने के बाद, क्यों इकबाल ये बात होती है ना कि आप ज़रा सी भी चेंजेस कर लें तो उसके बाद काफ़ी हद तक जो है ना मीठों में टेस्ट भी चेंज हो जाता है। बिल्कुल 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 ठीक फरमाया आपने। जिस तरह ये नाजिया जी कुकिंग आर्ट है, कुकिंग के बारे में कहा जाता है कि कुकिंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट। जिस तरह आप ड्रेसिंग करते हैं, माशाल्लाह खुद ग्रेट डिजाइनर है, जिस तरह ड्रेसिंग में होता है कलर कॉम्बिनेशन का ख्याल रखा जाए, तो इसी तरह ये कुकिंग में एक आर्ट है, ठीक है ना। कलर ब्रेकिंग का ख्याल रखें, इसके अलावा अगर थोड़ी सी अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इस्तेमाल करें तो यकीनन शानदार कुकिंग कर सकते हैं। और जिस तरह आपने बताया, जबरदस्त है। अच्छा, इलायची शामिल करते हैं, ठीक है, सब्ज इलायची। अच्छा, सब्ज इलायची को आपने पहले खोल लेना है, ठीक है, क्योंकि इसका सारा जायका इसके दानों में होता है, और इलायची आवाज को भी बेहतर बनाती है। कोई एक टिप बताएं चाइनीज रेसिपी। अच्छा, इसमें पहले दूध शामिल कर लेता हूं। दूध शामिल करके फिर एक अच्छी सी आप ना, ओए होए होए होए, क्या बात है जी, क्या बात है। अच्छा जी, अच्छा मुझे ये बताएं कि अच्छी सी कुछ टिप चाइनीज के हवाले से, चाइनीज खाने में क्या ऐसा करना चाहिए कि चाइनीज खाना लगे। अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। पहले तो ये बताता चलो नाज़िया, खुद में यानी कि काफ़ी शोज़ में जाता हूँ, लेकिन आपकी अपनी नॉलेज काफ़ी शानदार है क्योंकि आप खुद रह चुकी हैं। लेकिन मैं फिर भी जानना चाहती हूँ, इंसान के देखो सीखने का मरहला जो है ना कभी ख़त्म, कुछ आप मुझसे सीखते हो, कुछ मैं आपसे सीखती हूँ, तो सीखने का मरहला कभी भी ख़त्म नहीं होता। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। और चाइनीज़ की अगर बात की जाए, हकीकत तो ये है कि जो हम पाकिस्तान में चाइनीज खाने बनाते हैं, ये चाइनीज है ही नहीं। वो तो नहीं है, जाहिर बात है। चाइना में देसी स्टाइल के चाइनीज बहुत पसंद है, लेकिन वो देसी स्टाइल के चाइनीज की बात कर रही हूँ मैं। वैसे क्या उस पे ऐसी टिप्स होनी चाहिए? बिल्कुल, पहली बात तो ये कि जो पाकिस्तान में बनाते हैं, हम एक चाइना में एरिया सचवान,
वहाँ का फूड काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी होता है। तो हम जो पाकिस्तान में बनाते हैं वो सचवान स्टाइल फूड होता है, ठीक है। अच्छा, अगर चाइनीज़ फूड की बात की जाए तो इसमें ज़रूरी है इसकी जो मैरिनेशन होती है ना, जो मसाला लगाया जाता है, उसको अगर मसाला लगाने के बाद मैरिनेट करके रखा जाए 3-4 घंटे में, तो यकीनन इसका जायका काफ़ी शानदार होगा। चलिए, ये एक टिप आपको चाइनीज़ के लिए बता दें, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, अच्छा चाइनीज़ में भी मैं स्टेप में उसमें भी जो है चाइनीज़ में भी आपको सोया सॉस या वो आपको जो है डालना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है हर चीज़ एक साथ डाली और उसको पका दिया, तो कभी भी एक साथ चीज़ डालकर पकने में उसका जायका नहीं होता मज़ेदार। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। हाँ। और इसके अलावा इसकी जो टेम्परेचर जो होता है ना, हरारत, उसकी भी यकीनन काफ़ी ज़्यादा अहमियत है। लो एंड हाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप चाइनीज़ खाने को अगर स्लो आंच पर बनाएंगे तो कभी भी वो जायका नहीं आएगा जो आप किसी रेस्टोरेंट या फिर होटल में एंजॉय करते हैं। तेज आंच पर बनाना जरूरी है। जिस तरह कढ़ाई बनाई जाती है, अगर कढ़ाई को स्लो आंच पर कुक किया जाए तो यकीनन इसमें वो जायका नहीं आएगा। लेकिन ये कि हम लड़कियां रेस्टोरेंट में इतने बड़े बड़े जो कढ़ाई होते हैं ना, उनमें नहीं बना सकते। आई ट्राइड वंस ना, तो मैं बताती हूँ इकबाल क्या हुआ था। इतनी बड़ी उनकी जो थी ना कढ़ाई थी, अच्छा, उसका चमचा इतना बड़ा था। एक दफ़ा तो वो पाकिस्तानी में था, उसमें भी यही हाल हुआ था, चाइनीज़ में भी, और वो चमचा में यूँ करके उसको हिला रही हूँ, हिल ही नहीं रहा चमचा, इतना भारी चमचा था। और उसके बाद फिर थोड़ा सा वो जल भी गया, क्योंकि वो इतनी हाई फ्लेम होती है कि हम ख़वातीन उस हाई फ्लेम में बनाना हमारे लिए, आप तो बहुत रफ़ एंड टफ कोई खातून होंगी तो बना सकती हैं, वरना मुझ जैसी तो बिल्कुल भी लड़की जो है ना, मेरे ख्याल में अच्छी एक्सरसाइज हो जाए वैसे मैं उधर काम करूँ तो। बिल्कुल ठीक फरमाया, और यकीनन इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा। और देखिए सवियों की बुनाई का सिलसिला जारी है। और देखिए नाज़रीन, हमने जो दूध शामिल किया था बिल्कुल ड्राई हो चुका है दूध, ठीक है। अब इसमें हमने शामिल करनी है चीनी, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, और कितनी चीनी तकरीबन? चीनी तकरीबन कोई कम रखें, ज़्यादा ना रखें। हाँ बिल्कुल हस्बे जायका रख सकते हैं, ठीक है। हमने तकरीबन कोई 100 ग्राम के बराबर शामिल किया। चीनी शामिल करके कर लीजिए अच्छी तरह से, बिल्कुल मिक्स, ठीक है, ठीक है, ताकि चीनी का जायका भी अच्छी तरह से अच्छा जाए। डिफरेंट ये बन रही है, मैंने ऐसी कभी मतलब सवैयां देखी नहीं है कि वो बिल्कुल आप इसका जायका देखेंगे इंशाल्लाह, जो है ना वो नहीं देखी है थी। बिल्कुल नाज़ी, जो सवैयां है ना, सवैयां हलवा, इसमें बुनाई के बाद इसका जायका और अच्छा आता है। अच्छा, सही, बुनाई के बाद इसका जायका और ज्यादा शानदार और मजेदार हो जाएगा, यकीनन तैयार। अच्छा, धीमी आंच पर कुक करना आपने, ठीक है, बिल्कुल धीमी आंच पर से बुनाई का सिलसिला बिल्कुल जारी है। देखिए अब जो चीनी है वो भी मेल्ट हो रही है साथ, बिल्कुल। और इसके साथ ही जो खोया मौजूद था तकरीबन कोई 250 ग्राम, आधा खोया मैं शामिल कर लेता हूँ इसी में, ठीक है, ठीक है। खोया शामिल करने से इसका जायका यकीनन और अच्छा हो जाएगा, और मज़ेदार और अच्छा हो जाएगा। और इसे कर लेते हैं अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स, ठीक है, ठीक है। काफ़ी मज़ेदार जायकेदार हो रही हैं तैयार। अच्छा, इसके साथ ही जो दूध शामिल किया ना नाजिया, दूध के अगर अफादियत की बात की जाए, वैसे तो आपने सुना होगा कि दूध को मुकम्मल ग़िज़ा कहा जाता है। दूध में विटामिन ए, विटामिन सी काफ़ी मिकदार में होता है। और अगर कहा जाता है कि अगर आपकी दुनिया भर की क्रीमें यूज़ करने के बाद भी आपकी स्किन बेहतर नहीं हुई तो फिर आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए दूध। दूध स्किन के लिए, दूध बालों के लिए बेहद मुफीद है। अगर दुनिया भर की क्रीमें यूज़ करने के बाद भी आपको फ़ायदा नहीं हो तो प्लीज़ अगर 15 दिन आप 1 गिलास दूध रोज़ाना पिए तो इंशाल्लाह काफ़ी अपने अंदर। अच्छा होगा वाकई। दूध से ये कि एक तो कैल्शियम आपको मिलता है, विटामिन डी मिलता है, और दूसरा ये कि बहुत ज़रूरी है कि सुबह 8 बजे की धूप आप ज़रूर लें ताकि जो आप कैल्शियम खा रहे हैं वो एब्जॉर्ब भी हो। अगर आप सुबह की धूप नहीं लेंगे तो आप ये सोचें कि आपके अंदर सुस्ती आती जाएगी। जो लोग लेट उठते हैं उनके लिए सबसे मुश्किल काम ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं, क्योंकि दोपहर की धूप इतना काम नहीं करती है जितनी सुबह की या शाम की, और शाम में भी वो उतनी अच्छी धूप नहीं होती जितनी सुबह वाली होती है। अच्छा नाज़िया, अक्सर आजकल ये कि लोग डाइट कॉन्शियस हैं, धूप से बचा करते हैं, हाँ, कि स्किन खराब ना हो जाए। ये सबसे खतरनाक बात है, धूप से बचना भी। तो वो विटामिन डी से महरूम हो जाते हैं। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? बिल्कुल, विटामिन डी से बहुत ज़्यादा महरूम होते हैं। और आप ये देखें कि ज़्यादातर ख़वातीन में आजकल ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि होता ये है कि आप ख़वातीन स्पेशली बहुत ज़्यादा कवर्ड कपड़े पहनती हैं, विच इज़ ऑफ कोर्स हमारे कल्चर, हमारे रिलीजन में ये चीज़ है। लेकिन ये है कि जब आप अपने घर पर होती हैं तो आप कोई भी सफ़ेद लॉन का जोड़ा पहन लें जिसकी ज़रा सी आधी आस्तीन हो। उसके बाद कम से कम अपने हाथ और पाँव जो है ना सुबह 8 बजे से 9 बजे की धूप में, बल्कि 7 बजे से 9 बजे की धूप में ज़रूर रखें। अच्छा, उससे ये कि अच्छी खासी जो विटामिन डी है वो आपके अंदर आएगी, और आपका जो कैल्शियम आप जो भी खा रहे हैं किसी भी सोर्स के ज़रिए, चाहे दूध के ज़रिए, चाहे आप जो है दही के ज़रिए, उससे ये कि एटलीस्ट आपको वो जो है ना कैल्शियम जो है वो आपकी बोन तक पहुंच जाएगा। अच्छा, तो कहते हैं ना कि अगर प्रोटीन्स खानी है
तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कार्ब्स खाना जरूरी है कि हजम हो सके। तो ये हर अल्लाह ताला ने चीज़ एक से मैच की हुई है। यहीं पे हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक फिर मिलेंगे, कहीं ना जाएं। जी वेलकम बैक। और आज बना रहे हैं शेफ़ इकबाल बहुत ही मज़ेदार सवैयाँ, और सवैयों की जहाँ पर बात आती है वो बहुत डिफरेंट स्टाइल के होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एक ही तरह का बनाए। आज जो उन्होंने बनाया वो भुने हुए स्टाइल में बनाए हैं, और जैसे कहते हैं ना रोस्टेड जो होती है चीज़, उसकी खुशबू ही और हो जाती है। बिल्कुल 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 जी। तो इस पे जो है अभी आपने थोड़ा सा दूध और ऐड किया है। बिल्कुल, थोड़ा सा और दूध शामिल किया, और उसके बाद इसकी बुनाई का सिलसिला बिल्कुल जारी है। अच्छा, वो भी जारी है। इसके अलावा खास बात कि सवैयों में आँच तेज करूँ या नहीं? बिल्कुल धीमी आंच पर, बिल्कुल धीमी आंच पर ये रवा दवा अपनी मंजिल के जानिब, और बुनाई के बाद यकीनन इसका जायका और अच्छा हो जाएगा। अच्छा, मजे की बात जो सवैयाँ होती हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट काफी मिकदार में होता है। ठीक, जो यकीनन काफी फायदेमंद, अगर इसे सुबह में लिया जाए तो ये ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर कि आप दोपहर या डिनर में लें। ठीक है ना, अगर ब्रेकफास्ट में लिया जाए तो यकीनन ये काफी ज्यादा बेहतर है। क्या ख्याल है आपका? एक तरह का सीरियल की तरह भी हो जाता है। बिल्कुल जो लोग जो है सीरियल जिनको बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, जिस तरह आप दलिया वगैरह देखें तो, और या कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। तो उसके बजाय जो लोग अगर सवैयाँ बनाकर रख छोड़ो, सवैयाँ अभी देखें इनकी बेस्ट क्वालिटी है कि आप इस 2-3 दिन तक बना के रखें तो ये ख़राब भी नहीं होती। बिल्कुल। अगर आपका फ्रिज बिल्कुल सही चल रहा है, लाइट नहीं जा रही है, तो फिर हम कह सकते हैं कि बिल्कुल सही है ना। आप खुद कौन सी डिश अच्छी बना लेती हैं? मैं खुद कौन सी डिश अच्छी बना लेती हूँ? मैं स्टेक्स बहुत अच्छी बनाती हूँ। स्टेक्स? बीफ स्टेक्स? नहीं, मैं चिकन स्टेक हो जाए या बीफ स्टेक भी बन जाते हैं, दोनों ही तो जिस तरह बना सकते हैं। हाँ, पेपर सॉस के साथ? पेपर सॉस के साथ भी, मशरूम सॉस, क्रीम सॉस और बहुत सारी और चीज़ें। बेसिकली वही बात है कि सॉसेस जो है वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। अच्छा। चिकन का तो वही एक ग्रिल हो जाता है, उसके बाद फिर आप सॉस, लेकिन मैरिनेशन उसके लिए ज़रूर करती हूँ। क्या बात कर, हर एक का ये कि हर एक अपना अपना स्टाइल होता है। बाद लोग खाली चिकन को ही बना लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको मैरिनेट ज़रूर करती हूँ। अच्छा। हाँ, ताकि वो ये कि जो चिकन का अपना जायका है ना, वो भी थोड़ा थोड़ा आता रहे। बिल्कुल ठीक बात है कि मैरिनेशन से यकीनन मीट का जायका और ज्यादा अच्छा हो जाता है। अच्छा बताऊं आपको मजे की बात, हम होटल में इवन कढ़ाई या कौरमा भी बना रहे होते हैं, उसको मैरिनेट करते हैं, नमक जरूर शामिल करते हैं उसमें। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं मैरिनेट सिर्फ नमक और मिर्च से करती हूँ। अच्छा, नमक और व्हाइट पेपर? हाँ, व्हाइट पेपर से कर लेती हूँ, या ब्लैक पेपर उस वक्त डालती हूँ जब मुझे उसको हल्का सा चारकोल इफेक्ट देना होता है। अच्छा, ठीक है। उससे चारकोल की तरह से खुशबू आ रही होती है। दो शेफ जब बातें करेंगे तो ये बहुत सारी टिप्स और आपको पता चल जाएगी। अच्छा नाज़िया, काफी लोग आपसे यकीनन पूछना चाहेंगे यकीनन कि आप माशाल्लाह शानदार होस्ट भी हैं, शेफ़ भी हैं, डिज़ाइनर भी हैं, तो किस तरह ये मैनेज कर लेती है इतनी सारी चीज़ें आप? भाई शेफ़ तो फिर जब इंसान जो है वो जब अगर टीवी पे एज अ शेफ़ काम कर रहा हो तो आप एज अ शेफ़ सही से कहला रहे होते हो, या घर के मतलब घरेलू शेफ़ हो जाते हैं। घर के अंदर इतना टाइम नहीं मिलता कुकिंग का जब तक वीकेंड्स ना हो खाली ना। लेकिन ये है कि एक चीज़ होती है कि हर खातून को आई थिंक खाना बनाना आना चाहिए, चाहे वो बहुत यंग लड़कियाँ भी जो होती हैं जो समर्स वेकेशन में जो है सिर्फ कोई ज़्यादा काम नहीं कर रही होती हैं, घर पे बैठी भी होती हैं, तो बेहतर ये कि 1-2 हफ्ते की कहीं जाके समर क्लासेस जो है कुकिंग के हवाले से ज़रूर ले लें। आई थिंक वन गर्ल शुड नो कि भाई खाना कैसे पकाना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, सही, बिल्कुल सही फरमाया। बड़े टिप्स पता चल जाते हैं। मैंने भी जो कुकिंग का ये प्रॉपर शेफ़ का कोर्स किया था इकबाल, मेरे बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं जो मतलब मुझे पता चले थे। अच्छा। कि एक ही डिश को मतलब बहुत सारी डिशेस को तरीके उनके जो हैं वो किस तरह से होते हैं, और एक ही तरह से एक सॉस किस तरह से बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो पता चल जाती हैं। बिल्कुल ठीक फरमाया नाज़िया जी आपने। से इसके अलावा एक सवाल ये भी था मेरे जहन में कि आप माशाल्लाह इतनी अरसे से हैं मीडिया में और स्टिल यू आर हैविंग अ परफॉर्म, बड़ा ज़बरदस्त आपकी परफॉर्मेंस है, सारी चीज़ें, तो किस तरह ही मैनेज कर लेती हैं? क्योंकि मेरे ख्याल से मॉर्निंग शो के बारे में कहूँगा ज़रूर कि एक आध दफ़ा शो करना अच्छा ठीक है, लेकिन रोज़ाना कंटिन्यूसली अच्छे शो को बरकरार रखना मेरे ख्याल से इतना आसान काम नहीं है। पैशनेट होना चाहिए इंसान को। इंसान जिस काम में पैशनेट होता है ना, मेरा पैशन था शुरू से मॉर्निंग शो में, क्योंकि मॉर्निंग शो को देखती थी, मैं एंजॉय भी करती थी खुद भी देखकर, और शुरू से ये सोचती कि नहीं मुझे सिर्फ मॉर्निंग शो करना है। अच्छा। तो उसमें ये है कि आपको जब आपको पता होता है ना कि लोगों की वैल्यूज़ क्या है, लोग क्या चाहते हैं, जब मेरी इस वक्त प्यारी बहनें देख रही होंगी और उनको पता है कि नाज़िया जो उनको दिखा रही है चीज़, वो उनको क्या दिखाना, उनके दिल की बात, उनके अपने मन की बात जानना जरूरी। आप कुकिंग करते हो, शौक होता है तो आते हो ना, फिर इंसान बनना। अगर आपको शौक नहीं हो या आप उस चीज़ में प्रोफेशन में आप माहिर नहीं हो तो आप कभी भी काम नहीं कर सकते हो। अच्छा बताएं कि तनकीद तो यकीनन हर एक को होती है। हाँ।
क्या आप जो लोग तनकीद करते हैं उनकी परवाह करती हैं आप? बिल्कुल करती हूँ और बहुत पॉजिटिव लेती हूँ उसको, क्योंकि जो तनकीद करते हैं उनको सुनना जरूर चाहिए। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे कि लोग क्या कहते हैं तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा सरवाइव करना। नहीं, लोग क्या कहते हैं अलग बात है, और लोगों की तनकीद जो होती है ना वो अलग चीज होती है। तनकीद मतलब यही होता है ना कि अगर पॉजिटिव तनकीद है नहीं, अगर उनको कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है जो मतलब आंखों को नहीं भला लग रही है, या मेरा कोई वो जुमला जो उनको पसंद नहीं आया, तो डेफिनेटली वो मुझे बोल सकते हैं, लेकिन आप यूँ नहीं, यूँ कर ले तो अच्छा है। तो मैं देखती हूँ कि अगर मैं यूँ कर लूँ उसमें मेरे लिए भलाई है तो वाई नॉट। अच्छा, ठीक है। ऑलवेज टेक इट पॉजिटिव। आप इसे पॉजिटिव लेते हो या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। और इसके अलावा एक दूसरी बात ये भी ज़रूरी है कि अगर ये डिपेंड करता है कौन कह रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर कोई पॉजिटिव तनकीद करे तो यकीनन कोशिश करते हैं कि अपने आप को बेहतर बनाया जाए, क्योंकि हमेशा गुंजाइश होती है बेहतरी की। हाँ। लेकिन ये कहा जाता है कि अगर आप हर वक्त ये सोचते रहेंगे, लोगों के बारे में परवाह करते रहेंगे, तो फिर बड़ा कोई मुश्किल हो जाएगा। मैं तो बड़ा मजा आता है तनकीदें लेने में, कहते हैं तारीफ से तनकीद करो मुझे पता चले, लेकिन पॉजिटिव तनकीद, वही वाली चीज़ कि तनकीद जिसकी कोई सर पैर हो, मुझे कोई ये बोले सर पैर हो, हाँ मतलब सर भी और पैर भी हो ना, ताकि वो चल चल कर मेरे पास तक तो पहुंच जाए तनकीद, वरना फिर सर से ही गुजर जाएगी। तो होता ये है कि जब आप कोई भी आपको कहता है कि जिस तरह खाने में नमक कई लोग बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, अब कोई आपको फिर समझाए कि देखिए नमक इसमें आप कम करें, कोई लोग घी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, तो बोले कि घी ज़रा सा इसमें कम डाल दें, तो वो ये कि या फिर लोग बहुत ज़्यादा घी कम भी डाल देते हैं। तो दोनों तरफ से अगर कोई आपको सिर्फ कह रहा है कि इसमें आप ये चीज़ ऐड कर लें या ये चीज़ लेस कर लें तो खाना अच्छा हो जाएगा, तो ये तनकीद नहीं है बल्कि ये उसके लिए भलाई की बात है। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। अब जिस तरह नमक, वो लोग नमक या मिर्चों से अपने खाने का टेस्ट बनाते हैं, बिल्कुल वो अब क्या है कि मिर्चें भी ज़्यादा गलत है और नमक भी ज़्यादा गलत है। तो अब ये कि खाने का टेस्ट जो डेवलप करते हैं, आपको मैंने हमेशा देखा है कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप ऐड कर रहे होते हैं। थैंक यू। कभी गरम मसाला डाल दिया, कभी आपने जो है धनिया पाउडर से आपने काम चलाया, कभी साबुत गरम मसालों से काम चलाया, तो वो ये कि वो टेस्ट डेवलप कर रहे हैं। वो ये चीज़ नहीं है कि वो जो है वो एक्स्ट्रा डाली गई है। लेकिन बाद लोग कुछ नहीं और डालते, वो एक चम्मच सब चीज़ें डाली और नमक और मिर्च को ज़्यादा कर दिया कि जी टेस्ट अच्छा हो जाएगा। एक कहावत भी है कि एतदाल पसंदी। हाँ। तो इसी तरह अगर ये कुकिंग में भी ये बरकरार रखी जाए तो यकीनन कोई आप अच्छी कुकिंग कर सकते हैं। देख लीजिए सवैयों की बुनाई का सिलसिला बिल्कुल जारी है, तो ये अगर हो गई है तो हम इनको ऐड कर लेते हैं। बिल्कुल। हाँ। हल्का सा दूध मज़ीद शामिल कर लेते हैं। ठीक है, सही है। और इसके साथ ही ड्राई नट्स में बादाम थी, आलमंड्स तकरीबन कोई 30 ग्राम इसी में डाल देंगे भी हम, कुछ शामिल कर लेते हैं बादाम में, कुछ हम ऊपर से गार्निश कर लेंगे। ठीक है। और बादाम के साथ कुछ पिस्ते भी हैं, पिस्ताचू। ठीक है, पिस्ताचू को भी हम काट लेते हैं। ठीक है। बड़ी बड़ी काट लेते हैं इसे, ठीक है, इसे बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। हमारी एक टीचर थी, उनका स्टाइल था कितनी बारीक बारीक काट लीजिए। अभी तक वो स्टाइल अपनाया हुआ है ना। तो ये बारीक बारीक काट लेते हैं इसे, चॉप। ठीक है, रफ चॉप कर लीजिए। अच्छा, ड्राई नट्स भी यकीनन ये हम जिस तरह से ये काट रहे हैं ना, हम कहेंगे डोंट ट्राई इट एट होम, क्योंकि जब आप खवातीन जो है ना वो ये कोशिश करती हैं ना ऐसे तेज़ तेज़ काटे तो अपनी उंगलियां भी चॉप कर लेती हैं साथ में। तो ये आप देख लीजिए कि बहुत तरीके से इन्होंने जो है छुरी को पकड़ा हुआ है और जो इंग्रेडिएंट्स को पकड़ा है। ये थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस के बाद ये ऐसे जो है ना आप आराम से कर सकते हैं। आपने कहा कि डोंट ट्राई एट होम, मैं तो कहूँगा मस्ट ट्राई इट। नहीं, डोंट ट्राई इट फास्टर एट होम ना, आहिस्ता आहिस्ता ट्राई करें, इतनी तेज़ी से ट्राई ना करें, वरना तो भाई, क्योंकि मैंने भी जब नया नया काटना सीखा तो मैं भी बड़ा उसको यूँ देख देख के ऐसे ऐसे करके काट रही होती थी कि कहीं से ना उंगली शुंगली ना कट जाए। बिल्कुल वक्त खत्म हो चुका है, इसको आप इसमें डाल दें। बिल्कुल, ये मज़ेदार उसमें डालेंगे सवैयाँ खोए वाली हो चुकी हैं तैयार। वैसे नॉर्मली हम बनाते हैं, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा खोया शामिल कर लिया जाए तो यकीनन इसका जायका फटाफट डालें, फटाफट, क्योंकि अभी हमें प्रेजेंटेशन भी दिखानी है। फिर बिल्कुल करते हैं सर्विंग की तैयारी। मैं इसको पकड़ लूँ? हाँ, पूरे इसको उंडेलना होगा आई थिंक। इसको पूरी आप उंडेल देंगे तो अच्छा, इसको पूरे इसे डाल देना। हाँ, शेफ के लिए लगता है ये जो है थोड़ा सही नहीं होता, इसलिए आप नहीं कर रहे क्या? नहीं कोई फिर तो सही है ना। हाँ, ये देखिए, ओह क्या खुशबू आ रही है, वाह वाह वाह, क्या बात है। और प्लीज आप टेस्ट करके बताएं। मैं बिल्कुल टेस्ट करूंगी इसको। हाँ, थोड़ा सा डाल दें ताकि इसका टेस्ट भी हो जाए। नाज़रीन, ये बहुत ज़बरदस्त आज जो रेसिपी बनाई है और खोया और इससे जो है इसमें गार्निश भी कर रहे हैं, और मैं थोड़ा सा ट्राई करके आपको बताऊंगी कि कैसा बना है। बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, लेकिन गर्म थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए मैं खा नहीं सक रही हूँ, बट इट सीम्स टू बी अच्छा। गार्निश में थोड़ा सा खोया और खोए के साथ ही कुछ बादाम
यानी कि आलमंड्स और बिल्कुल थोड़ा सा चांदी का वर्क इसमें ऐड करें। एंड नाजरीन, आज ये आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनी है और इसको आप ज़रूर ट्राई करें घर पर और आप ये सोचेंगे कि वाकई ही इस रेसिपी का कमाल ही कुछ और है। तो जस्ट ट्राई इट एट होम, ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करेंगे। इसके साथ ही नाज़िया मलिक और शेफ इकबाल को इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।